नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग चड्ढा और आप देख रहे हैं मेरा खास शो अनकट विद अनुराग चड्ढा। दोस्तों, आज के शो में मैं आपसे बात करूंगा देश के गवाह और गवाही सिस्टम के बारे में। एक रिसर्च बताती है कि हमारे देश में जितने भी आपराधिक मामलों में गवाह होते हैं, उनमें से 90% गवाह ऐसे होते हैं, वो या तो हॉस्टाइल हो जाते हैं या उनकी हत्या हो जाती है या वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। गवाही सिस्टम ही ऐसा है। हमारी सरकार गवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सबसे पहले आपको यह भी जानना होगा कि आखिर गवाह कौन होते हैं, क्यों गवाही के लिए इनका यूज किया जाता है। दरअसल जब भी कोई अपराध होता है या कोई समझौता होता है, उसमें गवाहों की जो मौजूदगी है वो बहुत अहम होती है। गवाह के आधार पर ही जो केस होता है, उसकी दिशा और दशा तय होती है। गवाही जितनी स्ट्रांग होती है, उतनी अपराधी को सजा मिलती है। और गवाहों के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवाह एक ऐसी चीज होती है जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को न्याय दिलाने का काम करता है। आज मेरे साथ देश के एक हाई प्रोफाइल मामले के एक ऐसे मजबूत गवाह हैं कि जिनको जान से मारने की धमकी भी दी गई, उनके ऊपर कई केस फर्जी लगाए गए, उनको जेल तक में डाला गया, करोड़ों रुपए का ऑफर उनको दिया गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे चर्चित हत्याकांड नीतीश कटारा हत्याकांड की। और उस मामले के प्रमुख गवाह हैं अजय कटारा, जो कि बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। आगरा के मूलतः रहने वाले थे और उस समय वो गाजियाबाद रहते थे। स्कूटर पर चलते थे और स्कूटर पर चलते चलते उनकी गाड़ी में ऐसी टक्कर लगी कि उनकी जो पूरी जिंदगी थी, वो उस टक्कर ने बदल कर रख दी। अजय कटारा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजय कटारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में, समय देने के लिए मुझे। अनुराग जी नमस्कार। अनुराग जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सच बात कहने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। दोस्तों, अजय कटारा के बारे में जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अजय कटारा कौन है। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा वो केस है जिसकी वजह से मुझे इनको इस शो में बैठाना पड़ रहा है। दरअसल बात साल 2002 की है, जब गाजियाबाद में नीतीश कटारा की पहले पहले किडनैप हुआ, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और उस मामले में वैसे तो बहुत सारे गवाह थे, लेकिन सिर्फ अजय कटारा की बदौलत, या यूं कहें कि उनकी गवाही की बदौलत, आज जो विकास यादव है, जो कि डीपी यादव का बेटा है, वो जेल के अंदर मौजूद है। तमाम तरह के हथकंडे यूज हुए, तमाम तरह का ब्यूरोक्रेसी पर, जुडिशरी सिस्टम पर प्रेशर डाला, लेकिन विकास यादव कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाया। और वो सिर्फ और सिर्फ अजय कटारा की देन थी, क्योंकि इनकी गवाही इतनी स्ट्रांग थी कि विकास यादव कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाया। यस। और जहां तक डीपी यादव की बात है, तो डीपी यादव के बारे में खुद अजय कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या जितनी भी कोर्ट में इनका सामना हुआ, या जितनी बार उन्होंने पुलिस को गवाही दी, सब जगह उन्होंने बताया कि डीपी यादव गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बना हुआ था। कोई उसके खिलाफ गवाही देने की बात तो दूर, उसके बारे में बुरा सोचने से भी घबराता था। रात को डीपी यादव के सपने आते थे और सपनों में ही वो काम करके चला जाता था। ऐसा अजय कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा। तो अजय कटारा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले के गवाह हैं। 2002 में आप गवाह बने, उससे पहले की जिंदगी आपकी क्या थी और उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? पहले की ज़िंदगी अनुराग जी मेरी बिल्कुल साधारण थी एकदम। बिल्कुल जैसे कि घर में बच्चे होते हैं और वो उनको यही नहीं पता होता कि देश में हो क्या रहा है और वो मौज-मस्ती में रहते हैं। उसी तरह मैं भी रहता था। शाम को फ़िल्म देखने चले गए, फिर घूमने चले गए, हम्म। सुबह पार्क में चले गए टहलने, पान की दुकान पे चले गए, पान खाने, छोटे रेस्टोरेंट पे चले गए, ठेली पटरी पे खड़े होकर खाना खा लिया। हम्म। उस तरह की मेरी ज़िंदगी थी और मैं अमिताभ बच्चन की फ़िल्म बहुत देखता था, जो भी हम्म। फ़िल्म आती थी अमिताभ बच्चन की फ़िल्म बहुत देखता था। तो गवाही के बाद क्या हो गया सिस्टम आपका, कैसा जीवन बदल गया? गवाही के बाद तो मेरा जीवन क्या डीपी यादव ने नरक बना दिया। मतलब मेरा जीना दुश्वार कर दिया। अच्छा, मुझे गवाही से पहले इतना आभास नहीं था कि डीपी यादव जो है देश का हम्म। इतना बड़ा बलशाली राजनीतिक व्यक्ति है, जिसके लड़के के खिलाफ मैं गवाही दे रहा हूँ। मैं इसको गली मोहल्ले का कोई गुंडा समझता था कि डीपी यादव कोई हम्म। गुंडा है गली मोहल्ले का। तो इस वजह से लोग इसे नाम से खौफ
खाते हैं, डरते हैं। अजय कटारा जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जो भी दर्शक ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके लिए ये इंटरव्यू देखना क्यों जरूरी है, अजय कटारा के बारे में जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अजय कटारा ने इतने उत्पीड़न सहे हैं अपने जीवन में, शायद ही किसी ने सहे हो, किसी गवाह ने सहे हो। इनको करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया। मैं खुद गवाह हूं, उस दौरान मैं भी एक देश के बड़े चैनल में नौकरी करता था, और इनको खुद करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया कि अपनी गवाही वापस ले लो। इनको जान से मारने के लिए गुंडे इनके पीछे लगाए गए। इसके अलावा इनका उत्पीड़न करने के लिए इनको केस में फंसाया गया। जेल तक की इनको हवा खिलाई गई। जेल के अंदर जो अपराधी मौजूद होते थे, उनसे कांटेक्ट किया इनके दुश्मनों ने। इनको जेल के अंदर सोने नहीं दिया गया। इनको उस सेल में रखा गया जहां पर आतंकवादी बंद होते थे। उस समय वाराणसी में संकट मोचन जो एक मंदिर है वाराणसी में हनुमान जी का, तो उसका एक वलीउल्लाह शायद नाम है अजय कटारा जी उसका, यस, उसकी यस। सेल में अजय कटारा को रखा गया। यानी साथ कि रखा एक गया। आम आदमी को आतंकवादी के साथ रखा गया। इसके अलावा जब इनकी शादी हुई, एक जाहिर सी बात है, जो इनकी पत्नी है, अपनी पत्नी को चुनकर ये लाए। लेकिन आपको यकीन मानिए कि वो इनकी पत्नी भी डीपी यादव के द्वारा प्लांट की गई थी। यानी कि इनकी वो पत्नी जरूर थी, लेकिन वो जो इनकी विपक्षी पार्टी थी उसकी खबरी थी। उसकी खबरी बनकर इनकी मुखबरी वो करती थी। ये है वो अजय कटारा। उसके बावजूद ये अपनी गवाही से नहीं टिके। क्यों अजय जी, मैंने सही कहा जो बिल्कुल कहा? राइट आपने कहा है कि हम्म, वो डीपी यादव ने एक सुंदर लड़की मेरे माता-पिता उसके साथ मेरे घर आई। चलिए चर्चा करेंगे सारे मुद्दों पर अजय जी। और हम बात करते हैं, आते हैं सीधे 2002 पे। वो वाकया पूरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हुआ क्या था? आप कहाँ से आए? कहाँ जा रहे थे? किसने आपकी गाड़ी में टक्कर जी। मारी? ये घटना 2002 की है, फरवरी महीने की है। 16 फरवरी की रात की है, मतलब 17 फरवरी 12 बजे के बाद लग जाती है। हुँ, तो ये घटना है 12 बज के 15 मिनट के आसपास की घटना है। हुँ, तो मैं एक दोस्त था मेरा, गाँव का लड़का था, मेरा मित्र था, उसके बेटे का बर्थडे था, तो उसने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं करीब उसके घर साढ़े 9 बजे पहुँचा, तो केक वेक कटा वहाँ पर, केक वेक कटने के बाद खाना-वाना खाया, तो हुँ, मुझे वहाँ साढ़े 11 पौने 12 बज गए। तो मैंने देखा इसके यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, तो रुकने का तो मेरा प्रश्न नहीं उठता था। उन्होंने मुझे कहा भी रुक जाओ, सुबह चले जाना। पर लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले ने कोई आपके लिए नेक काम चुन रखा है। तो मैं अपना स्कूटर उठा के वहाँ से हुँ, उनसे निकल गया कि मैं घर जाके ही सोऊँगा। तो जब मैं हापुड़ चुंगी आया, गोविंदपुरम की से हापुड़ चुंगी आया, तो हापुड़ चुंगी पर चौराहे पर कबीरनगर थाने की साइड से एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से आई और उसने जो है मेरे स्कूटर को हिट किया और मैं गाड़ी के सामने गिर गया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सके। तो मैं बहुत गुस्से में उठा, हल्की चोट भी लगी मेरे, और मैंने उनको, जो ड्राइवर सीट पे बैठा था, तो मैंने कहा तुमको गाड़ी ढंग से नहीं चलाना, अभी मैं मर जाता। तो उसने अपने शीशे उतार लिए, हुँ। क्योंकि सर्दियों का टाइम था। तो मैंने देखा ये तो विकास यादव है। आप पहचानते थे विकास यादव को पहले से ही? विकास यादव को मैं पहचानता था इसलिए कि वो गाज़ियाबाद में गुंडई करता था, हुँ, तो इसलिए मैं पहचानता था, और विशाल अक्सर उसके साथ ही रहता था, ठीक है। और इसलिए मैं इनको जानता था। दोनों को जानते थे आप? हाँ, तो आगे वाली सीट पे जो जो लड़का बैठा हुआ था, जो मृतक था नीतीश कटारा, तो तो वो भी साथ में था। हुँ, एक पहलवान और विशाल, ये दोनों पीछे लेकिन की सीट नीतीश पे थे। कटारा को तो आप नहीं जानते नहीं, थे? नीतीश कटारा को नहीं जानता था। नीतीश कटारा को जाना हूँ मैं जब वो टीवी पे उसका अच्छा, चेहरा चलिए इसके बारे आया। में बाद में बात करेंगे। फिर क्या हुआ? तो मेरा विकास से झगड़ा हुआ, हाँ, तो विकास ने मुझे धमकी-वमकी दी कि जानता नहीं मैं डीपी यादव का लड़का हूँ? हाँ, तो मैं हाँ जानता हूँ, तुम गुंडों के लड़के हो। तो फिर मैंने सोचा यार ये 4 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, इनसे उलझना ठीक नहीं है, ये हो सकता है मुझे मार-पीट ना दें। हुँ, अभी तो मेरे स्कूटर का नुकसान हुआ है, थोड़ी मेरी चोट-वोट लगी है। तो मैंने स्कूटर अपना उठाया, मैं आगे की तरफ चला गया। हुँ, जब आगे की तरफ पीछे से मेरी गाड़ी वो भी निकल गई आगे। ये रहा घटनाक्रम उस दिन का। हुँ। उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने टीवी पर देखा, अरे ये तो वही लड़का है। नहीं, आपने कंप्लेंट नहीं की आपने कि डीपी यादव के लड़के ने आपको धमकी दी? नहीं कोई सर, कंप्लेंट नहीं की आपने? कंप्लेंट इसलिए नहीं की कि डीपी यादव के खिलाफ एक स्कूटर की घटना थी, ठीक एक्सीडेंट है। की, उसके क्या बाद अपने करना घर था? आ गए आप। मैं घर आ गया। और 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिन के बाद जब मैं टीवी पे देख रहा था, अरे हाँ। ये तो वही लड़का है जो विकास टीवी पर यादव। आपने क्या देखा? पूरा स्पष्ट बताइए। टीवी पर मैं नीतीश कटारा का फ़ोटो देखा कि इसकी हत्या हो गई है, ठीक है, तो मुझसे रहा नहीं गया, ठीक है। तो मैं थाने पहुँचा।
हाँ, कि ये लास्ट बार नीतीश कटारा को मैंने जिंदा विशाल यादव, विकास यादव और पहलवान के साथ देखा नहीं है। आपने ये कैसे तय कर लिया कि विकास ने उसको मारा होगा? हो वो सकता है टीवी विकास पर का वो न्यूज दोस्त हो। टीवी पर जब वो न्यूज चल गाड़ी के रही अंदर थी बैठा था तो हो सकता है विकास का दोस्त हो वो। सर, टीवी पर न्यूज चल रही थी। क्या न्यूज़ चल रही थी? ये न्यूज चल रही थी कि नीतीश कटारा की डेड बॉडी बुलंदशहर से मिली है, ठीक है। जिसमें 2 लोगों का नाम आया है, हुँ, विकास और डीपी यादव का भांजा विशाल का। ठीक है, तो 2 लोगों का नाम ओके, चल रहा था, तो मैंने कहा मैंने तो 3 को देखा है, ठीक है। तो ये 2 लोगों का नाम कैसे आ रहा है? हुँ, तो फिर मैं थाने गया अपने स्कूटर से, ठीक है। उसी स्कूटर से कौन जिस से थाने गए आप? थाना कबीरनगर। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इस नीतीश कटारा जो केस यूपी में चल रहा है, गाजियाबाद में बहुत हाईलाइट, अखबारों में भी आ रहा है, टीवी पे भी आ रहा है, मुझे इसके आईओ से मिलना है। ठीक है। तो उसका आईओ मुझे उस दिन नहीं मिला। फिर देखिए मेरा मन नहीं माना, फिर मैं 3-4 दिन बाद गया। मैंने कहा आईओ को मैं सच बताऊँ बात। हुँ, फिर मुझे आईओ नहीं मिला। फिर मैं 8 दिन के बाद गया, हुँ, तो मैंने कहा आज मैं सुबह ही सो जाऊँगा। तो मैं 9:30 बजे थाने पहुँच गया। हुँ। करीब 10 बजे आईओ जो है अपनी वर्दी में कैप लगा के उसी सीट पे बैठ रहे थे जो उनकी एसएचओ की सीट थी। हाँ, नहीं कटारा जी मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही कि उस वक़्त प्रदेश में अगर मैं गलत नहीं तो राजनाथ सिंह की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे वो और इतने बड़े केस में एक व्यक्ति आईओ से मिलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है तो पुलिस ने आपको इतने दिन तक नहीं मिलने दिया। सर उसके पीछे रीज़न क्या था? सर उस चीज़ को तो मैं नहीं समझता था, क्योंकि मेरा मिलना ही पहली बार पुलिस से था। ठीक है। तो पुलिस को मैं मतलब डर लगता था थाने में जाने में भी मुझे। जी, कभी पुलिस मैंने सुना था पुलिस गाली-वाली दे के भगा देती है। ठीक है, फिर क्या वैसे हुआ? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुँ, ना मुझे किसी ने गाली दी, ना भगाया। हुँ, तो बस आईओ से मिलने में मुझे 2-3 बार जाना पड़ा। हुँ, तो आईओ साहब को जब मैंने ये बात बताई, तो आईओ साहब मुझ पर शक कर रहे थे कि ये डीपी यादव ने तो नहीं भेज दिया प्लांट करके। हुँ, तो आईओ साहब ने सबसे पहले मुझसे मेरा मोबाइल नंबर माँगा हुँ, कि आपका मोबाइल नंबर बताइए। हुँ। तो मैं उस समय नहीं जानता था कि मोबाइल नंबर ये क्यों माँग क्यों रहे हैं। माँग रहे हैं? तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया और वो तो उन्होंने कहा मोबाइल नंबर लेके फिर उसने पूरी बात मुझसे पूछी हुँ, कि क्या-क्या हुआ था, आपने क्या देखा? तो मैंने पूरी बात बताई उनको। फिर उन्होंने किसी अधिकारी को फ़ोन लगाया कि सर एक साधारण सा लड़का आया हुआ है और ऐसे ही लग रहा है कुछ, कपड़े-वपड़े भी ज़्यादा ढंग के नहीं है और बोल तो सच रहा है हुँ। और क्या करें? तो नहीं जो आईओ थे उस केस के हाँ, अनिल अनिल समानिया, समानी। उन्होंने कैसे तय कर लिया कि आप सच बोल रहे थे? नहीं, जो भई क्योंकि आपका नाम अजय कटारा था और नीतीश कटारा की हत्या हुई थी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भई कटारा नहीं, वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, तो उनको हाँ, सारे केस की वो विवेचना कर रहे थे। हुँ, तो उनको सारा उनके सब रिकॉर्ड उनके पास था। यानी कटारा संबंधी हाँ, तो नहीं उस है। समय तो विकास यादव गिरफ्तार भी हो गया था, जबरा से ले अच्छा, आए थे। ठीक है। तो इनको सारा उनकी सीडीआर, वीडीआर या रिकॉर्डिंग, अब तो लोग सब जान गए हैं कि हुँ, मोबाइल की लोकेशन भी आती है, तो हम तो हुँ। उसमें जानते नहीं थे कि मोबाइल नंबर क्यों माँग रहे हैं। अच्छा तो मतलब उन्होंने नंबर आपका इसलिए माँगा जी। कि आपके नंबर की लोकेशन हाँ जी। और विकास यादव और विशाल यादव हाँ, के नंबर इनकी की लोकेशन लोकेशन वो साथ-साथ है या चेक नहीं? कर लें उस वक़्त वो थी या नहीं थी। हाँ, और तो तो उन्होंने वो लोकेशन हाँ, मैच 2 हुई। 2 दिन के बाद हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया, हुँ। मेरे नंबर पर फ़ोन नहीं किया। आपके फ़ोन की लोकेशन और विकास विशाल के मोबाइल की लोकेशन एक जगह मिल गई थी, जो मिल समय आपने जी, बताया। रात को 12 बजे, तो 12 बज के 5 मिनट से लेके हाँ, और सुबह 12 बजे तो 20 उससे तक ये थी। बात तय हो गई थी कि भई अजय कटारा सच बोल रहा है। सच्चा घटना में मौजूद है, हाँ, मतलब इनकी दोनों की भिड़ंत हुई है आपस हुँ, में। तो सर फिर ये हुआ कि डीपी यादव यहाँ का बहुत बड़ा बाहुबली गुंडा है। हुँ, तो बाहुबली शब्द मैं समझता नहीं था बाहुबली क्या होता है। मैं कोई पहलवान होगा, हुँ, बाहुबली को ये समझता था मैं। हुँ, पर ये नहीं समझता बाहुबली का मतलब कि बहुत बड़ा जैसे डॉन टाइप है, ये नहीं समझता था। हुँ, क्योंकि मेरी उम्र आज से आधी थी उस समय। तो मैंने कहा उन्होंने गवाही दे दोगे आप? हुँ, मैं साहब गवाही हाँ दे दूँगा। क्या कोर्ट में भी दे दोगे? हुँ, मैंने कहा जो आप पुलिस में मेरी गवाही नोट करोगे वही तो आप कोर्ट में बोलनी है मुझे। हुँ, कह हाँ, मैं बोल दूँगा। तो उन्होंने फिर वहाँ के एक डिप्टी एसपी और एसपी सिटी हुँ, श्री अशोक कुमार राघव हुँ, और एडीएम साहब को बुलाया। 3 अधिकारी आए थाने। तो तीनों के सामने मेरी रिकॉर्डिंग की गई बयानों की। हुँ, रिकॉर्ड किए गए बयान मेरे, लिखे गए। तो बार-बार मुझ पे समानिया साहब ये कह रहे थे कि तुम मुकर तो नहीं जाओगे? हुँ, मैं साहब बिल्कुल भी नहीं। कह रहे आप मुकर गए तो हम आप पुलिस की छवि बहुत खराब होगी, हुँ, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र गवाह हो। तो मुझे शक की दृष्टि से ये लोग देख रहे थे। हुँ, तो 1 महीने बाद डीपी यादव ने कहीं से वो मेरा नंबर ले लिया। हुँ, तो डीपी यादव ने मुझे पंडित जी कह के पुकारा
कि पंडित जी मैं यादव बोल रहा हूँ, विकास का फादर, और आप जो है गवाही रिकॉर्ड जो आपने कराई है ये ठीक नहीं किया आपने। तो मैंने कहा साहब जो सच है वो मैंने किया है, पर लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये अब आगे मेरी जान का जोखिम बनता चला जाएगा। तो सर 8-7 महीने निकल गए। तो ये बात मैंने तत्कालीन एसएसपी साहब को बताई। मैं साहब डीपी यादव का कॉल आया, उसने ऐसे-ऐसे मुझे कहा है। तो वो मैं तो ये भी नहीं वो धमकी है। उसने कहा आपने ठीक नहीं किया। तो उन्होंने कहा भाई आरआई साहब को मेरे सामने फ़ोन लगाया कि यार इसको तो धमकी है ये नहीं, डीपी ने फ़ोन लगाया धमकी दी है, तो इसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ गनर। तो मुझे एक गनर प्रोवाइड करा दिया और फिर 1 महीने के बाद उनको कहीं एलआईयू की सूचना थी तो एक और करा दिया, 2 करा दिए। 2 गनर मुझे मिल गए, एक दिन में एक रात में। उसके बाद मुझे अनुराग जी कोर्ट से सम्मन आया मेरे एड्रेस पे, थाना कबीरनगर का सिपाही लेके आया कि सर आपकी गवाही है। अच्छा, उससे पहले मैं इस केस में रुचि ले रहा था, अखबार पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था, मैं केस में हो क्या रहा है। तो मैं डेली देख रहा था कि आज फलाना गवाह मुकरा, आज फलाना गवाह मुकरा, आज गौरव गुप्ता मुकर गया। अच्छा हाँ अजय जी, इस मामले में तो बहुत सारे गवाह थे, क्योंकि वो जो शादी थी बड़ी हाई प्रोफाइल शादी थी, उसमें तमाम आईएएस आईपीएस और कई सेंट्रल मिनिस्टर के बच्चे भी आए हुए थे, और यहाँ तक कि जो डायमंड पैलेस का मालिक था वो भी उसमें गवाह था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल सही है। तो वो सब गवाह उसमें मुकर गए थे? ये सर सारे गवाह मेरी गवाही से पहले ही सब मुकर चुके थे। मेरे बाद केवल 2 लोग बचे थे गवाही देने के लिए। एक तो भारती यादव बची थी, वो जो है इंग्लैंड में छिप गई थी जाके, वो प्लांट किया हुआ था डीपी यादव का, क्यों भारती यादव इस केस की एक मुख्य चश्मदीद गवाह थी बिल्कुल, क्योंकि जो मृतक थे नीतीश कटारा उनका उनके साथ अफेयर था। अफेयर भी इस हद तक था कि दोनों शादी करना चाहते थे। और भारती यादव जब तक नीतीश कटारा की हत्या नहीं हुई तब तक उसकी पूरी दुनिया नीतीश कटारा था। ये मेरे बाद में जो कोर्ट में जो बहस हुई है, जो अखबारों में पढ़ा है मैंने, ये तब मेरी समझ में आया कि ये जो है एक मतलब हीर रांझा जैसी एक कहानी है, और जिसकी वजह से इन्होंने विकास यादव, विशाल यादव ने उनकी इसको मैं तो ऑनर किलिंग ही मानता हूँ कि ऑनर किलिंग है ये, क्योंकि उसकी बहन से अफेयर था नीतीश कटारा का। इस वजह से विकास ने को बुरा लगा कि हम इतने बड़े लोग और कहाँ ये लड़का जो मेरी बहन के इसका अफेयर है, इसलिए उसकी हत्या हुई। मेरा मानना तो अच्छा अजय जी, उस मामले में बहुत हाई प्रोफाइल गवाह थे, आप उन गवाहों के नाम बताना चाहते हैं और वो किस परिवार से ताल्लुक रखते थे और वो मुकर गए, बताना चाहेंगे आप? हाँ सर, उसमें एक गवाह था भरत दिवाकर, वो डीजीपी मध्य प्रदेश साहब का बेटा था। अच्छा। और जो मैंने अखबारों में पढ़ा और मैंने इस केस में मैं जाता हूँ और अभी तक इस केस से मेरा पीछा नहीं छूटा है। गवाही देने के बाद मेरा इस केस से अभी तक पीछा नहीं छूटा है। थोड़ा गवाहों के बारे में बताइए, वो कौन थे प्रोफाइल? भरत दिवाकर गवाह था, नीतीश कटारा के साथ पढ़ता था, भारती यादव के साथ पढ़ता था। उसने सारी उलट गवाही दी। वो डीजीपी मध्य प्रदेश का बेटा था, और जब ये हत्या हुई थी उसमें उसके फादर आईजीपी थे भोपाल के। एक लड़का था गौरव गुप्ता, आईपीएस अधिकारी का बेटा भी डीपी यादव के सामने सरेंडर कर गया। सरेंडर नहीं, मुकर गया, बिल्कुल मुकर गया। और सबसे पहले सूचना उसी ने दी नीतीश कटारा की मदर को कि नीतीश गायब है। उसके मुकरने की वजह क्या मानते हैं आप? उसकी मुकरने की वजह मैं मानता हूँ उसकी तो मुकरने में डर और पैसा, इन दोनों में से एक है। ठीक है, दूसरा गवाह कौन था? दूसरा था हाई कोर्ट जस्टिस थे श्री एएन गुप्ता साहब, यूपी के। उनका बेटा था गौरव गुप्ता, और गौरव गुप्ता नीतीश कटारा का जो बहुत फास्ट फ्रेंड था, भारती यादव का ही बहुत फास्ट फ्रेंड था, ऐसा मुझे पता लगा बाद में। उस व्यक्ति ने इतनी ऊट पटांग गवाही दी कि जज साहब को इंटरफेयर करना पड़ा कि जो क्वेश्चन वकील साहब आपसे नहीं पूछे उस क्वेश्चन को आप क्यों इसमें ला रहे हो। तो उसको डांट भी पड़ी कि तुम तो केस को बनाने नहीं आए, बिगाड़ने आए हो। तो उस आदमी ने तो बहुत मोटा पैसा लिया, मुझे ऐसा पता है, कई लोगों से सुना है मैंने। और कौन गवाह थे? और इसमें करीब एफआईआर लेखक था इंद्रजीत यादव, वो ये कहता है कि मैंने एफआईआर ही नहीं लिखी है। अच्छा। जो कि उसके ही राइटिंग में एफआईआर लिखी हुई थी, कह रहा मैंने नहीं लिखी है, उसने बहुत मोटे पैसे लिए।
वो तत्कालीन एसएसपी गाजियाबाद थे श्री चंद्र प्रकाश। हम्म। जैसे ही वो गवाही देके आया तो वहाँ के सरकारी एपीओ ने बताया चंद्र गाजियाबाद के प्रकाश 2003 थे में उस वक्त? 2003 में एसएसपी थे। प्रशांत अच्छा, कुमार वो साहब पहले के थे बाद वो, प्रशांत कुमार। एसएसपी हाँ। चंद्र प्रकाश साहब आए थे। हम्म, नीतीश कटारा की जब हत्या हुई थी ठीक है। तब इसमें जो वर्तमान में डीजीपी हैं यही एसएसपी थे। और ऐसे एसएसपी उसमें थे जिन्होंने दूध का दूध पानी पानी कर दिया और किसी के दबाव में नहीं आए। किसी मतलब मैं तो उनका एहसान मानता हूँ कि ऐसे अधिकारी हर प्रदेश में होने चाहिए। हम्म। और उसमें तो शायद 10-12 साल की मायावती नौकरी की रही सरकार आ होगी। गई थी शायद उसके बाद। नहीं, 2002 में मायावती सरकार मई में आ गई थी तो हाँ। एसएसपी प्रशांत साहब का ट्रांसफर हो गया था, चंद्र प्रकाश साहब आ गए थे। फिर क्या हुआ? तो सर जब आप टीवी देख रहे थे कि आप लगातार, आपने देखा अखबारों में, टीवी में, कि गवाह लगातार मुकर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि इतने बड़े बड़े लोग मुकर रहे हैं? आपने मन में क्या फैसला किया फिर? सर मैं उसमें जो सच है वो ही बोलूँगा। मेरे मन में ये घूम रहा था कि ये गवाह टूट क्यों रहे हैं हम्म, और क्यों मुकरते जा रहे हैं। कभी राष्ट्रीय सहारा टीवी पर आता था, कभी इंडिया टीवी पर आता था, कभी जो है आज तक में बहुत ज़्यादा आता था। उस समय एक स्टार न्यूज़ होता था, स्टार न्यूज़ में बहुत आता था, जी न्यूज़ में बहुत खबरें आती थी। तो उसमें ये भी आता था कि गुंजन झा कोई पत्रकार है, उनको भी डीपी यादव थ्रेट कर रहा है। जब मैं देखता इतने बड़े-बड़े पत्रकारों को थ्रेट कर रहा है और पुलिस वालों को थ्रेट कर रहा है, तो एक बार को मैं सोचता था कि यार मैं गवाही दूँ या नहीं दूँ, दूँ या नहीं दूँ। तो मेरा मन कहता था कि भाई तुमने पुलिस के सामने गवाही दी है और पुलिस ने मुझ पर शक करते हुए मेरी गवाही नोट की है, तो इसमें पुलिस की भी छवि बड़ी खराब होगी कि एक विटनेस जो स्वतंत्र आया था इसमें और वो भी मुकर गया, क्योंकि डीपी यादव मुझे लालच भी दे रहा था, बहुत बड़ा लालच दे रहा था। तो मैंने वो लालच ठुकरा दिया। तो एक तरफ मेरा परिवार था, मेरे अच्छा, भाई गवाही थे। से पहले आप मुझे ये बताइए, क्या क्या ऑफर दिया गया आपको? गवाही से पहले इन्होंने मुझे इतने हथकंडे अपनाए ऑफर के। ऑफर बताइए, क्या दिया गया आपको ऑफर? एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी एक्ट्रेस का ऑफर दिया इन्होंने कि आप उसके साथ गोवा में रहो, आपको एक विला दिया जाएगा और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे 7 पीढ़ी तक खत्म नहीं होंगे। तो मैंने कहा इनसे काउंटिंग तो पूछ लूँ कम से कम। तो इनका स्टार्ट हुआ 10 करोड़ से। फिर ये मैं 2 एक बार नहीं माना तो ये 25-25 से पहुंचे, फिर 25 से सीधे 50 पे आ गए। तो मैं समझ गया कि ये जो है, जो पैसा है कुछ न कुछ मुसीबत जरूर लेके आएगा मेरे और मेरे परिवार के वहीं ऊपर। अजय कटारा, आप तो कहते थे कि डीपी यादव बाहुबली है, तो वो तो आपको पैसे दे रहा था। सर वो पैसे देना उसका मकसद क्या रहा होगा वो नहीं मैं समझता, पर लेकिन मेरे माइंड में एक चीज थी कि अगर इसके पैसे मेरे घर तक आए तो मुझ पे वो ना तो संभाले जाएंगे और सीबीआई या कोई बढ़िया पुलिस मेरे घर के बाहर खड़ी होगी और मुझे रंगे हाथ गिरफ्तार करेगी, तो मेरी गवाही को मटिया मैदान करेगी। तो डीपी यादव की एक तो ये चाल थी और दूसरा मैं डीपी यादव की कोई बात मान नहीं रहा था, तो इसको शक हो गया कि ये मानेगा नहीं। तो गवाही से 3 दिन पहले इसने मुझे मेरे मोबाइल आपने कहा किसी एक्ट्रेस के बारे में कहा। एक्ट्रेस बहुत बड़ी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आज वो बहुत बड़े घराने की एक्ट्रेस है। मैं नाम तो बिल्कुल नहीं लूंगा। तो मैं तो दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं ना सबको बहन बेटी मुझसे बड़ी है तो मेरी बड़ी बहन है, छोटी है तो मेरी बेटी तो है। उसने कहा कि भाई एक्ट्रेस आपके साथ रहेगी। नहीं, आप उसके साथ मौज मस्ती करो गोवा में, इस तरह के सब थे डीपी यादव के। तो मैंने कहा ये मौज मस्ती आपके लिए बनी है, मेरे लिए नहीं बनी है। तो ये सब बातें कोर्ट में कही है आपने? नहीं, कोर्ट में नहीं कही है, कोर्ट ने पूछा है, जो मुझसे पूछा है वो मैंने बताया है। बाकी आम जनता के लोग इस बात को जानते हैं और बहुत लोग जानते हैं इस चीज को, डीपी यादव स्वयं भी जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ फिर? पटियाला हाई कोर्ट में आई थिंक उस वक्त गवाही हुई थी आपकी। मैं बताऊं सर, इसमें ये हुआ अनुराग जी, जो मृतक की माता जी थी उनको एडवोकेट नहीं मिल रहा था कोई गाजियाबाद में, और वो एक ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ थी, खुद भी एजुकेशन डायरेक्टर थी वो, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे हाँ, मेरी जानकारी में ये मामला है कि गाजियाबाद में उनको वकील नहीं मिल रहा था, पुलिस भी उस वक्त कम सपोर्ट कर रही थी, और कहीं ना कहीं जो नीलम कटारा उनकी माँ थी, उनको ये अंदाजा था कि अगर गाजियाबाद में इस मामले का ट्रायल चला तो यहाँ की जो जुडिशरी सिस्टम है उसको डीपी यादव मैनेज कर लेगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा। इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, मैं सही हूं तो, दिल्ली ट्रांसफर हुआ। ये बात आपकी बिल्कुल राइट है कि डीपी यादव को 3 या 4 लोग पुलिस के लोग सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें नंबर 1 पे थे प्रशांत कुमार, अशोक कुमार राघव जी और मेरठ के डीआईजी श्री अरुण कुमार जी और अनिल शमानिया। 4 लोग
तो पूरे मतलब सपोर्ट कर रहे थे और डीपी से नहीं डर रहे थे। बाकी नीचे के लोग और ऊपर के बीच के कुछ लोग वो बहुत डरे हुए चलिए थे आपकी डीपी यादव गवाही से। पर आते हैं अब सीधे। जी। आपकी जो गवाही हुई जब पटियाला हाउस कोर्ट में आपकी पहली गवाही हुई, तो पुलिस सुरक्षा आपको मिली? सर ऐसा था, जब मेरी गवाही पटियाला कोर्ट में पहली बार हुई 31 मई 2003 को, तो डीपी यादव ने 1 दिन पहले मेरे घर के बाहर 40-50 गाड़ियाँ और वकीलों की ड्रेस में अपने बदमाश गुंडे। हुँ, तो मैं इतना परेशान हो गया कि रात को मुझे 8 बजे आईजी मेरठ श्री वीएन राय साहब को फ़ोन करना पड़ा और वो भी मैंने डिक्शनरी से नंबर निकाला आईजी मेरठ का। हुँ, तो वो मेरी किस्मत बढ़िया थी, वो आईजी मेरठ ने स्वयं उठाया। तो मैंने कहा सर मैं एक केस है नीतीश कटार हत्याकांड, उसका मुझे गवाही होनी है, उसमें मैं गवाह हूँ। तो उन्होंने कहा गवाही आप डिफेंस के हो या प्रोसिक्यूशन के हो? हुँ। उसमें मैं ये भी नहीं जानता था डिफेंस क्या होता है, प्रोसिक्यूशन क्या प्रोसिक्यूशन होता क्या है। होता है? तो मैंने कहा था मैं पुलिस का गवाह हूँ, हुँ, तो वो समझ गए कि मैं प्रोसिक्यूशन का गवाह हूँ। तो उन्होंने एसएसपी गाजियाबाद को तत्काल फ़ोन किया और उन्होंने कहा ये गवाह किसी भी कीमत पर कोर्ट तक जाना है और कोर्ट से सुरक्षित वापस लाना है। हुँ, तो मेरे साथ एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ लगा दी पुलिस की। तो रात को 4 बजे मेरे घर के बाहर सायरन बज रहे थे एस्कॉर्ट के। तो मैं लगता है डीपी यादव के गुंडे आ गए। हुँ, तो देखा तो बाहर पुलिस। तो मैंने पुलिस है तो मेरे को लगता है ये मेरे फ़ेवर में आई है। तो आगे मुझसे मिले कि सर हम आपकी सुरक्षा में आए हैं हुँ, और आपको कोर्ट तक हम लेके जाएँगे, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो भी मैं हल्का सा डर रहा था हुँ, कि कभी ऐसा ना हो कोई मुझे गोली मार दे रास्ते में, क्योंकि डीपी यादव ने बहुत मुझे डरा दिया था। तो मैंने एक वहाँ सब इंस्पेक्टर थे उसमें मुस्लिम, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हुँ, तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ दरोगा जी, वो कटारा जी, और मैं आपको सेफ लेके जाऊँगा, सेफ लाऊँगा। आप हुँ, मेरे साथ बराबर सीट पे बैठो, बीच वाली पे। तो मेरे आगे एस्कॉर्ट, पीछे एस्कॉर्ट और जिस गाड़ी में गया, उन्होंने कहा आप मेरे पे उसमें गाड़ी मारुति 800 थी, हुँ, 800 छोड़ो, आप चलो हमारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में। तो पुलिस की गाड़ी में लेके गए। जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा था, उधर से डीपी यादव भी सफ़ेद कुर्ता पहने, काला चश्मा लगाए हुँ, और 8-10 आदमी आगे, 8-10 पीछे, बीच में डीपी यादव। हुँ, तो मेरी तरफ घूर रहा था बुरी तरह से। ऐसा घूर रहा था जैसे कि मुझे खा जाएगा कच्चा। तो मुझे हल्का-सा डर महसूस हुआ, हल्का-सा, कि मैं अब यहाँ से जाऊँगा तो 2 दिन बाद मैं क्या करूँगा? और ये मुझे छोड़ेगा तो है नहीं। हुँ, चलो मैंने कहा भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, होगा सो देखा जाएगा। जब मैंने गवाही ईश्वर को साक्षी मान के पुलिस को दे ही दी है, हुँ, तो वो गवाही मैं न्यायालय में पूरी करूँगा अपनी। तो सर मैं खड़ा हो गया, तो डीपी यादव के बड़े-बड़े एडवोकेट आ गए कोर्ट में और ऐसे एडवोकेट आ गए, उस दिन पहली बार मैं नीलम कटारा जी को मैंने देखा, हुँ, पहली बार। हुँ, मेरी जो गवाही वाली जो डाइस थी जहाँ मैं खड़ा था, मेरे पीछे सरकारी वकील खड़े थे, तो पीछे नीलम कटारा जी बैठी हुई थी और जस्ट बाईं तरफ डीपी यादव और हुँ, उनके कुछ साथी वो थे और विकास यादव वाली साइड में डीपी यादव साहब के एडवोकेट खड़े हुए थे। तो 4 एडवोकेट देख के मैं जज साहब की तरफ देखा, तो जज साहब का चेहरा ऐसे लग रहा था मुझे कि जज साहब सोच रहे हैं कि ये गवाह भी मुकरेगा, तो मेरी पैरों की तरफ देख रहे थे। हुँ, तो मेरे पैर कँप नहीं रहे थे। तो मैंने सुना था वहाँ गवाहों के पैर बहुत काँपते थे कोर्ट में, अच्छा, जो गवाह जितने भी गए। गवाही भी मुकर भी रहे हैं और पैर भी काँप रहे हैं। तो मेरे पैर नहीं काँप रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। तो सर मैंने तुरंत दायाँ हाथ बढ़ाया, मैं सर जो सच होगा, हुँ, सच कहूँगा। हुँ, तो फिर मेरी गवाही स्टार्ट हो गई। विकास और विशाल की पहचान शुरू हुई। तो जब विकास के लिए कहा गया बताइए विकास विशाल कौन है? सरकारी वकील ने। हुँ, तो मैं तो जानता था, देखा था सब कुछ। तो मैंने 1 सेकंड मतलब ये आधा सेकंड में ये दोनों, हुँ, तो इनके होश उड़ गए दोनों के। तो उन्होंने तो तुरंत डाइस में हाथ मारा, हुँ, तो डाइस में इतना ज़ोर से हाथ मारा कि वो जज साहब ने भी देख लिया। तो उसका मतलब ये था कि जो उसका अनुभव किया मैंने हुँ, कि तेरे को हम ज़मीन में नीचे गाड़ देंगे। तो मैंने तुरंत ये जज साहब को बात बता दी। हुँ, मैंने कहा देखिए साहब, आपके जज साहब आपके सामने भी धमकी दे रहे हैं। हुँ,
तो जज साहब ने वो सुन लिया। तो मेरी सुबह से शाम तक गवाही चली और गवाही में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिससे मेरा माइंड चकरा गया बुरी तरह से कि वहाँ पर मतलब रोड पर कौन-सा बल्ब लगा हुआ था, आपने अंधेरे में कैसे पहचान लिया और आपका इससे झगड़ा हुआ है, आप इसलिए ही गवाही दे रहे हो। तो खुद ही उनके वकीलों ने मान लिया कि आपका विकास यादव झगड़ा हुआ इसलिए गवाही देने आए हो। और कई ऐसे क्वेश्चन किए गए कि नीतीश कटारा, आप कटारा भाई-भाई हैं। तो उसका भी मैंने उनको आंसर दिया कि मैंने कहा सर मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी और वो एक यादव मध्य प्रदेश के थे, क्या ये भी सगे भाई हैं क्या? यादव क्या सगे से भाई हैं ऐसे ही? कटारा तो मध्य प्रदेश में बहुत हैं, कटारा बॉम्बे में बहुत हैं, बॉम्बे में तो कटारा पूरा एक कॉलोनी है। मतलब आपने जज साहब को बताने की कोशिश की कि भाई मैं इनके वकील को, हाँ। तो मैं जज साहब की तरफ, जब इनके वकील घूर रहे थे ज़्यादा मुझे, तो फिर मैंने अपनी इनके वकीलों की तरफ से चेहरा जज साहब की तरफ कर लिया। अब ये क्वेश्चन करते कि मैं जज साहब की तरफ देखता गया, तो मुझे वहाँ से कुछ हिम्मत भी आई। और जज साहब जो थे, जब मैं उनकी तरफ देखा तो जज साहब के पीछे से कॉलर फटी हुई थी, ये यहाँ से, तो मुझे और हिम्मत आई। मैंने कहा कितने जज साहब ईमानदार हैं जिनकी कॉलर फटी हुई है, तो क्यों नहीं मैं ईमानदारी से गवाही दूँ। तो इसलिए मैंने भी ईमानदारी से अपनी गवाही दी और जो सच था वही कोर्ट में बयान किया, एक भी बात उसमें गलत नहीं बोली। इसलिए मेरी गवाही को ये हाई कोर्ट में नहीं खराब कर पाए, झुठला नहीं पाए और सुप्रीम कोर्ट में भी झुठला पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, हाई कोर्ट में भी झूठ का झूठ पानी का पानी हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे ये भी कहा है कि नीतीश कटारा केस का अजय कटारा स्टार विटनेस है, क्योंकि इनके वकीलों ने मेरे पे ही आरोप लगाए हैं। आप इस फैसले को पढ़िए, लोअर कोर्ट में हर पेज पे मेरा नाम है, कोर्ट में मतलब बहुत अजय आरोप कटारा लगाए ने हैं। अपना काम कर दिया। मैंने अपना काम कर दिया। अजय कटारा का जिन लोगों से नाता नहीं था, एक जिस बिल्कुल व्यक्ति नाता, की दूर-दूर हत्या का नाता हुई, नहीं। एक सच को उजागर करने के लिए, जी। दूसरों को न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल। आपने गवाही दे दी। जी। और आपको मालूम था कि इतना बड़ा बाहुबली आपकी जान भी ले सकता है, आपके परिवार को भी हर्ट पहुंचा सकता सर, है। जान लेने का पूरा प्रयास किया गया, हाँ। वो जान मेरी बचाई है। हाँ। सच बता रहा हूँ कि हाँ। या तो नीतीश कटारा की आत्मा मेरी रक्षा कर रही है, चलिए अब हम दूसरा न्यायपालिका मेरी रक्षा अजय कर जी रही अब है। हम बात करते हैं, जब आपने गवाही दे दी पटियाला हाउस कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अब मुझे ये बताइए कि आपको फिर उसके बाद क्यों प्रताड़ित किया गया? गवाही तो आपकी पूरी हो गई थी। सर, इस केस में मेरी 2 बार गवाही हुई है, ये सब लोगों को नहीं पता है। दूसरी पहली बार मेरी 31/5/2003 को हुई है, दूसरी बार मेरी 27/7/2007 को हुई है। वो एक सुखदेव यादव इसमें एब्सकॉन्ड कर रहा था, तीसरा अभियुक्त, वो फरार हो गया था मार के। वो 3 साल के बाद पकड़ में आया और उसके ऊपर भी कई मुकदमे थे क्रिमिनल के। तो वो कुशीनगर का रहने वाला था सुखदेव यादव, वो डीपी यादव के शराब के ठेके पर काम करता था। तो उस केस में ये चाहते थे कि मेरा एफिडेविट लग जाए, या नहीं लगे तो ये गवाही इस केस में उल्टी-सुल्टी कर दे और पहचानने से इनकार कर दे, जिससे कि कंट्रोडक्शन बयान हो जाए तो हमको लाभ मिल जाए, तो हमारे बच्चे छूट जाए, क्योंकि सारे गवाह इस केस के हॉस्टाइल हो चुके थे टोटल। अजय जी, गवाही से पहले आपको ऑफर दिया गया, आपको जान से मारने की कोशिश की गई, आपने कहा कि सैकड़ों लोग थे आपके घर के बाहर वकील की ड्रेस में तैनात कर दिए गए कि आप घर से निकलेंगे तो आप पर हमला हो सकता है। ये तो एक एपिसोड खत्म हो गया। अब बात करते हैं दूसरे एपिसोड के बारे में, कि कैसे आपको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, कैसे आपके पीछे गुंडे भागे आपको मारने के लिए, ये कुछ आप बताइए फैक्ट। सर, पहला मुकदमा जब मैं गवाही दे के निकला तो 2 महीने बाद, गवाही होने के बाद 2003 में डीपी यादव की रिश्तेदार थी सरोज यादव, उससे इन्होंने एक छोटा मुकदमा किया 354 का, और मुझे 800 लोगों ने, ऑर्डर शीट है उसकी कोर्ट में, मुझे पास कॉपी भी है, 800 लोगों ने थाना विजयनगर मुझे घेरा और मेरे माइंड पे इतना प्रभाव डाला कि मैं इतना डर जाऊं कि मैं कल ही कोर्ट में जाके अपना एफिडेविट दे दूं कि सर मैंने ये गवाही किसी के प्रेशर में दे दी है, इस तरह का डाला। और मैं कोर्ट गया और कोर्ट को मैंने बताया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे डीपी यादव की साली ने झूठा मुकदमा किया है और 800 लोगों ने मुझे घेरा है। तो वही जज साहब से जिनके सामने गवाही हुई थी, तो उन्होंने सबको बुला लिया, SHO को भी बुला लिया और जो प्रवीण एक लेडीज SI थी उसको भी बुला लिया, और सबको कहा कि आप यूपी पुलिस हो, डीपी यादव पुलिस हो, यही मेरे सामने कहा। तो मुझे वहाँ से हिम्मत पैदा हुई कि न्यायालय मेरे साथ है, अब मुझे इनसे डरना नहीं है।
तो उस केस में बहुत प्रताड़ित रहा। उसकी कोर्ट ने गहराई से जांच कराई, बिल्कुल जड़ तक। वो बिल्कुल फेक पाया गया मुकदमा, उसमें फायर रिपोर्ट लगी, वो फायर रिपोर्ट स्वीकृत हो गई। और पुलिस को एक आदेश दिया कोर्ट ने कि अगर इस विटनेस को किसी पुलिसकर्मी ने हरिशमेंट किया तो उसको कोर्ट बहुत ही सीरियस लेगी। उसके बाद और कितने मुकदमे उसके बाद 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जब 2007 में मेरी गवाही होनी थी तो डीपी यादव ने गवाही से 10-12 दिन पहले मुझे जहर दिलवा दिया। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मैं घर आया तो मुझे पता लगा कि मैं हॉस्पिटल क्यों गया, मैं होश में आ गया। तो वो मैंने थाना साहिबाबाद में प्रार्थना पत्र दिया, उस पर मुकदमा लिखा गया, उसमें लोग अरेस्ट हुए। आपको जहर किसने दिया? जहर मुझे एक चंदन नागर थे, डीपी यादव के आदमी, वो यहाँ के छात्र नेता थे। एक नंद किशोर गुर्जर जो वर्तमान में विधायक लोनी है, वो थे। एक सलीम खान जो डीपी यादव का मैन जो है बदमाश है, वो 2 लोग अन्य थे। और उसमें मेरी पत्नी भी शामिल थी, जो बाद में इसका नाम बढ़ाया गया, जो प्रकाश में आया। और डीपी यादव का भी नाम कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से प्रकाश में आया। अच्छा अजय कटारा जी, आपने अपनी पत्नी का नाम लिया तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने इंटरव्यू के शुरुआत में और मैंने कई न्यूज़पेपर में पढ़ा भी है कि डीपी यादव ने आपको आप पर दबाव बनाने के लिए, आपको डराने के लिए एक ऐसी लड़की से आपकी शादी करवा दी कि जो उसकी मुखबिर थी और आपको पता नहीं चला कि ये डीपी यादव की करीबी महिला है। कैसे एक शुरुआत हुई इसकी? डीपी यादव ने एक अपने घर के पास में ही एक गांव पड़ता है रईसपुर, वहाँ के आदमी को तैयार किया और उसकी लड़की बहुत सुंदर थी। तो उसने कहा कि ये एड्रेस है और अजय कटारा अकेला रहता है और आप इसके पास जाओ। और इसके कई जगह में सुना है कि ये शादी करने के लिए लड़की की तलाश जारी है, इसकी उसके परिवार वालों की। तो वो लोग आए, उसकी माँ भी साथ में थी, पिता भी थे, उसके मामा भी थे और लड़की भी साथ में आई। तो लड़की बहुत भोली भाली शकल की थी। तो सच बात ये है कि मुझे वो अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार इस लड़की में शादी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो उस खुशी में मैंने हाँ कर दी, शादी की। और वो लोग बोले कि हम तो मंदिर में शादी करेंगे, हम तो गरीब लोग हैं। और वो वास्तव में गरीब थे। मैं जब उनके घर गया तो एक कमरा बना हुआ था, तो मैंने शादी कर ली और मैं बड़ा खुश था शादी करने के बाद। मेरा बच्चा भी हो गया। जब मेरा बच्चा हुआ 1 महीने के बाद बोलती है कि डीपी यादव मुझे धमकी दे रहे हैं और मेरे परिवार को जान से मार देंगे और आपको भी मार देंगे, बच्चे को भी मार देंगे। आप अपनी गवाही में एफिडेविट लगा दो कि मैंने ये गवाही नीतीश कटारा केस में जो दी है वो दबाव में नीलम कटारा के उनके परिवार के दबाव में दी है और मेरी गवाही इसको तुम वापस ले लो। मैंने कहा डीपी यादव धमकी देगा तो मुझे देगा, तुमको क्यों देगा? तो मैंने जब एसएसपी गाजियाबाद थे उस तत्कालीन उस समय के, मैंने सच समझ के उनको बता दी। उन्होंने मतलब मुझे आपको अपनी पत्नी पर यकीन था पूरा? हाँ, मैं धमकी दे रहा हुआ हो सकता है। ओके। तो उन्होंने कहा अपनी मोबाइल नंबर दो वाइफ का। मैंने उनको मोबाइल नंबर दे दिया। उन्होंने मुझे 3 दिन बाद बुलाया कि कटारा जी कहाँ पर हो? मैं था मैं घर पे हूँ, कि अभी मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे पूरी कॉल डिटेल डीपी यादव की निकाल के मेरे सामने रख दी कि तुम्हारी पत्नी तो स्वयं बात कर रही है डीपी यादव से और डीपी यादव भी कर रहा है। तो मैंने देखा, मैंने साहब टाइम क्या होता है इनकी बात करने का? तो उस समय जब बात होती थी उस समय मैं घर पे नहीं होता था, इधर उधर होता था दिन में। तो एक कॉल 1800 सेकंड की थी, उस दिन मिनट गया हुआ था। तो वो 1800 सेकंड की कॉल ने मेरी जो है होश उड़ा दिए मेरे। मैं इतना टेंशन में आ गया। ये बात आप दावे के साथ कह सकते हैं, ऑफ रिकॉर्ड है ये सब चीजें? सर ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड, सॉरी। ये कॉल रिकॉर्ड कोर्ट में लगे हुए हैं। अच्छा। मुकदमों में लगे हुए हैं डीपी यादव, तनु चौधरी के और यतेंद्र नागर, नंद किशोर गुर्जर, सलीम खान सबके लगे हुए हैं कि वो उससे बात करते थे। वो उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तब समझ में आया मेरा कि ओ भाई मैं तो जो है मतलब मेरा तो मतलब शेर के मतलब जबड़े में मुंह है कि मेरे घर में तो शेरनी बैठी है,
पत्नी नहीं, शेरनी बैठी है, कभी भी मुझे मतलब एक झपट्टा गवाह मार को के खा झुकाने के जाएगी। लिए पहले पैसे दिए गए, फिर धन और बल का प्रयोग हुआ, नहीं, उसको उसके भी बाद भी अगर नहीं झुके तो एक लड़की प्लांट करके शादी करा दी शादी आपने। करा दी बच्चा होने के बाद, क्योंकि डबल प्यार हो गया ना मेरा, हाँ। उधर बच्चे से प्यार हो गया, उधर वाइफ से प्यार हो गया। हम्म। तो प्यार में आदमी, ये एक कहानी कहावत कुछ है फिल्मी नहीं लग रही? सर, बिल्कुल सोल आने सच है ये बात अजय सर जी? सर सर प्यार में और जंग में सब जायज है, ये मैंने बहुत पहले सुना है। मतलब आपका ये कहना है कि डीपी यादव की समझ में आ गया तो था इसको ये कि था, आप झुकने वाले इंसान नहीं हैं, हाँ, तो अपनी पत्नी के बच्चे के दबाव में आप झुक सकते हैं। झुक सकते हैं। तो ये सब सोचा कि हो सकता है ये प्यार में टूट जाए हम्म। और एफिडेविट लगा दे। तो डीपी यादव की एक कहानी मैं समझ में आती है। ये सब कुछ होने के बाद मैं समझ गया कि डीपी यादव से घिनौना व्यक्ति हम्म। और इससे बुरा व्यक्ति और इंसान के रूप में, मतलब मनुष्य के रूप में ये भेड़िया है। इतना मेरी माइंड समझ में आ गई थी मेरी बात। चलिए अब तो उस बात पर आते हैं, जहर दिया गया आपको। तो जहर देने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, इनको गिरफ्तार किया। पत्नी भी गिरफ्तार हुई आपकी? वो पत्नी ना 120 की मुलजिम थी, पत्नी और डीपी यादव। तो पत्नी डीपी यादव का और अपना दोनों का अरेस्ट ले आई हाई कोर्ट से इसी केस में। बाकी 5 और लोग गिरफ्तार हुए। नंदकिशोर गुर्जर भी गिरफ्तार हुए और यतेंद्र नागर भी हुए और 2 लोग भी हुए, सब गिरफ्तार हुए। अच्छा अजय कटारा जी, आप जेल के अंदर भी गए, जब आप इतने महत्वपूर्ण मामले के गवाह थे तो पुलिस को आपने दूसरे मामले में आप पुलिस को आपने जेल कैसे, आपको पुलिस ने जेल भेज दिया? मैं बताऊं सर, 2007 में डीपी यादव बन गए विधायक सैसवान से, इनकी पत्नी भी बन गई। जब पत्नी भी बन गई, ये भी बन गए, तो उसमें बीएसपी गवर्नमेंट थी, उनको एक एक विधायक की जरूरत थी, एक एक विधायक की। तो इनको एक पश्चिम प्रदेश के एक मुस्लिम नेता थे मेरठ के, उन्होंने पैसा लेकर इनको शामिल करवा दिया डीपी यादव को, बहुत मोटा पैसा लेके। अच्छा। तो ये शर्त पर शामिल हुए कि मुझको लेना है बदला अजय कटारा से केवल, और जो मैं कहूंगा वो सरकार को करना पड़ेगा। तो उसमें एक शर्त ये भी थी। तो जैसे ये 2008 में शामिल हुए सरकार में मार्च में, और मेरे खिलाफ एक प्लांट मुकदमा लिखा जाता है अपहरण का, जो कि पुलिस सुरक्षा में रहता हूं, 6 आदमी में पुलिस सुरक्षा में है, और मैं अपहरण कैसे कर सकता हूं? और पुलिस वाले मेरे साथ गाड़ी में हैं। और मुलजिम कौन था? जो मेरे केस का वांटेड मुलजिम था, धर्मेंद्र यादव। 307 मुझ पर अटैक हुआ था, उसका वांटेड मुलजिम। उसकी पत्नी थी अंजुला यादव, डीपी यादव की रिश्तेदार। वो थाने में मुकदमा लिखाती है। एक नए यहाँ एसएसपी आए थे, रवि कुमार लोकू, उनको यही नहीं पता था कौन अजय कटारा कौन डीपी यादव थे। वो ऑनेस्ट, इसमें कोई शक नहीं, वो ऑनेस्ट थे, उनको पता ही नहीं था। तो ऊपर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए थे डीपी यादव के। मुझे नाम लेने में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, नाम लेना ठीक है, बेकार है उनका। वो बन गए। उनका ऑर्डर गया सीधा एसएसपी को कि एक मुकदमा लिखा गया है, इंद्रपुरम थाने में लिखा जा रहा है, और उसके मुलजिम को आपको अभी अरेस्ट करना है तत्काल, क्योंकि वो भाग जाएगा। तो एसएसपी ने वही किया। एक तरफ मुकदमा लिखा जा रहा था, एक तरफ मेरे घर पर फोर्स आई। तो मुझे उन्होंने कहा आपने अपहरण किया? मैं कहा मैं तो कोई अपहरण नहीं किया। तो मुझे गाड़ी में बैठो, तो मुझे गाड़ी में बैठा के ले गए। तो उसमें एसपी सिटी जो थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई झूठा मुकदमा कैसे लिखा जा रहा है। तो एसपी सिटी की क्या पावर, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हम बोल रहे हैं। तो फिर वो भी अब पीछे हट गए कि मैं तो गाजियाबाद एसपी सिटी की नौकरी करनी है, ये अभी ट्रांसफर कर देंगे मुझे। तो उन्होंने मुझे बाइज्जत थाने में बिठाया, चेयर पे बिठाया। तो मैंने कहा साहब मैं तो मुलजिम, हालात तो बंद कर दो मुझे। कि नहीं आप हालात तो बंद नहीं करेंगे, इतना तो हम नहीं होने देंगे। तो मुझे थाने में ऑफिस में बिठा के रखा, और सुबह मुझे कोर्ट में पेश किया, और उसमें धारा 364 अपहरण की लगी हुई थी। मैंने कोर्ट में बोला कि जैसा झूठा मुकदमा है, और वो गलती से मुकदमा जैसा भी यादव थे, तो उन्होंने वारंट बना के मुझे भेज दिया जेल। वो जैसा इसमें प्रकाश हो गए, उनका बैकग्राउंड जो आपने पूरी कहानी बताई अजय कटारा जी कि आपके ऊपर अपहरण का मुकदमा लगा, और जिसने मुकदमा लिखवाया वो उसका कोई पति आपके वांटेड था आपके केस में, और उसके बाद जो आपके साथ सुरक्षा कर्मी रहते थे उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। जी हुआ। अगर ये कहानी सही है तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी हुई है। बिल्कुल अनुराग जी, बिल्कुल यही बात है
मेरे कानून के लिए दो कोई पुलिस वाले भी जेल भेजे गए। उनसे कहा कि आप इसमें आई विटनेस बन जाओ, अजय कटारा का कहो मुकदमा अपहरण तो किया कानून है। कहाँ था उस वक्त? सर मेरे पुलिस वालों ने कहा हम अजय कटारा के साथ जेल जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और वो मुकदमा 47 दिन बाद एफआईआर लगा, फाइनल रिपोर्ट अच्छा, जेल 47 की दिन। कहानी बताइए, जेल में भी आपके साथ सर उत्पीड़न हुआ मैं कुछ? 47 दिन जेल में रहा। 36वें दिन मेरी बेल हो गई। 35वें दिन 10 दिन डीपी यादव ने मुझे जेल में और रखा। जो मेरा वो था जिसे बोलते हैं रिहाई ऑर्डर, वो जेल में सेटिंग कर ली कि इसमें नाम गलत है, इसमें स्पेलिंग गलत है। इस तरह से मेरा जो परवाना जो गया था। जितने दिन जेल में रहे, आपने मुझे बताया कि जेल के अंदर भी आपका काफी उत्पीड़न हुआ, आपको सोने नहीं दिया जेल गया। में क्या कहानी थी पूरी वो? सर मैं जेल में गया था अनुराग जी, तो पहले ही दिन मेरे साथ अत्याचार शुरू हो गया। मुझे स्पेशल सेल जिसमें आतंकवादी रखे जाते हैं, 10 बैरक बने हुए थे, तो एक बैरक खोल के उसमें डाल दिया और उसमें सुबह डालते हैं और आधे घंटे के लिए निकालते हैं, बस उसके बाद अंदर पड़े रहो, उसी में खाओ, उसी में लेटरिन जाओ, उसी में पेशाब करो, उसी में नहाओ। तो मेरे बराबर में बलीउल्लाह जो संकट मोचन मंदिर के वाराणसी में जो वाराणसी में काम, आरोपी वो था। एक आमिर खान, वो बम ब्लास्ट का था। और बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल जोगिंदर ज्ञानी और एक वो युद्धवीर बाटा। जो भी था, और एक था जिसका नाम था ऊधम सिंह, और बड़े बड़े पहलवान साथ 9 बैरिकों में थे। तो जब वो 9 बाहर निकलते थे तो मैं अंदर रहता था। उनको 1 घंटे के लिए बाहर निकल, मुझे आधा घंटा, जिससे मेरी माइंड पर चोट लगे। तो मैं 3 दिन तो बहुत परेशान रहा, इतना परेशान रहा कि मेरा दम घुटता था। मेरा मतलब आपकी समझ में आ गया था कि जेल के जो स्पेशल बैरिक जहां आतंकवादी को रखा जाता है, आपको इसलिए वहां रखा जा रहा है क्योंकि डीपी का प्रेशर जेल में है अभी था। डीपी का प्रेशर तो था ही था, क्योंकि वो शर्त पे ही तो गया था। तो वहां फिर डीपी यादव का एक आदमी आया, आप रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी, जो सच है सच है। डीपी यादव बहुत खास आदमी था, उसका नाम है दिनेश सिंह गुर्जर, बुलंदशहर का सपा नेता। उसने कहा कि अभी भी आप मान जाओ, मैं बहुत अप्रोच से करके आया हूं और जेल के अंदर आपसे मिल रहा हूं, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। डीपी यादव से मिलोगे तो आपको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला, और आप ऐश आराम की जिंदगी जीना, विदेश में रहना, फार्म हाउस खरीदना और कोठी बनाना बढ़िया, और बढ़िया गाड़ी खरीदना, इतना मैं आपको दिलवा दूंगा, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़, मान जाओ। तो मैंने उसको कहा कि दिनेश गुर्जर, मैं आपकी शिकायत कर दूंगा निकलने के बाद। तो कह रहा डीपी यादव आपकी जमानत ही नहीं होने देगा, ये तो आपको अब सजा ही होगी यहाँ से सीधी। तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ, ऊपर वाला भी तो है, नीचे खैर, जेल के नगर अंदर और पालिका क्या है। उत्पीड़न हुआ आपका इसके अलावा? सर एक्सपीरियंस बहुत हुआ, पर मेरी उस दौरान जेलर को ये आभास हो गया कि इतने फोन आ रहे हैं इसको प्रताड़ित करने के लिए। तो वो भी जेलर भी एक इंसान होते हैं, आदमी होते हैं, उनके ऊपर वर्दी के नीचे एक आदमी होता है। तो उसको मुझसे प्यार हो गया कि अब अजय कटारा पे मैं अत्याचार नहीं होने दूंगा। तो उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया और कि कटारा जी, ये जो अत्याचार हुआ है ना आपके ऊपर, ये आप भी जानते हो क्यों हुआ है, अब नहीं होगा। उसने बुलाया वार्डन को, मतलब जेलर ने ये बात मानी हाँ कि सर, आपके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, जेल के अंदर अत्याचार हो रहा है। हाँ, और डीएम और एसएसपी लोकू, एसपी सिटी, तीसरे दिन मेरी बैरक में मुझे देखने गए, ये प्रताड़ित हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरी बैरक चेक करने के, रजिस्टर उठा के देख लीजिए। तो मैंने एसपी सिटी से बात की, मैंने कहा सर ये मेरा प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे मेरे मस्तिष्क पे चोट मार रहा है डीपी। कैसे बात कर लिया आपने? अरे जेल में मेरी बैरक में मुझसे मिलने गए, एसपी सिटी मिलने गए? एसपी सिटी विजय भूषण साहब मुझसे मिलने गए। अच्छा। एडीएम साहब मिलने गए, एसएसपी भी रजिस्टर नोट निकाल लीजिए 2008 का जेल का। तो मैं समझा कि ये मुझे धमकाने आए हैं डीपीआर की तरफ से। तो मुझे विजय भूषण ने कहा डरो मत, मैं दिल से तुम्हारे साथ हूं, सरकार से हम बड़े नहीं हैं, हम सरकार के नुमाइंदे हैं, पर लेकिन हम क्या करें, मेरे हाथ में नहीं है, मुझसे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, हम दिल से तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा ये बाल बांका नहीं होने देंगे। मैंने कहा ये मेरे ब्लेड मार देंगे, मेरी नसें काट देंगे, या मेरी माइंड की नसें काट देंगे, मुझे मार देंगे। तो कहे इसीलिए
शासन ने आपको सिंगल कोठरी में रखा है, तो वो डीपी यादव की बात को छिपाने के लिए बोला गया या वास्तविक बोला गया, ये बात तो विजय भूषण साहब ही जानते हैं। पर लेकिन सर मेरा डेली अनुराग जी मैं मतलब कभी रोआ नहीं जीवन में, कभी नहीं रोआ। तो मेरा भाई मुझसे छोटा मिलने आया तो मैं उससे बहुत रोआ मिलके कि मैं भैया यार ये मुझे हम मार ही देंगे, कैसे निकालो मुझे बाहर। तो कह रहे कोर्ट में जिस दिन आपकी डेट होती है जमानत की, उस दिन डीपी यादव हड़ताल करवा देता है। तो इस तरह से 6 दिन में ही डेट लगी, 6 दिन हड़ताल हुई। तो मैंने पहली बार मैंने बोला कि मैंने जिस केस में गवाही दी है, क्या नीलम कटारा जी को नहीं पता इस बात का कि मैं उनका गवाह, जिसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के गवाही दे दी, परिवार की दे दी, तो तुम उनके वकील साहब को जाके बताओ। तो मेरा भाई उनके एडवोकेट के पास गया कि सर मेरा भाई जेल में बंद है और डीपी यादव ने बंद कर रखा है, आप कुछ करिए। और सर मेरा भाई, मैं दोनों रोते थे जेल के अंदर, मेरे आंसू निकल रहे हैं, पर लेकिन मैं उसको रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरे दिल से निकल रहे हैं आंसू। और हम दोनों भाई रोते थे, उधर मेरी माँ रोती थी, मेरे पिता रोते थे। तो मैं अपने पिता को बोलता तुम जेल मत आना मिलने, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना खराब है कि तुमको अटैक वटैक पड़ जाएगा। उस तरह का मैं रखा। तो वकील साहब ने फिर नीलम कटारा को बताया कि गवाह पे बहुत अत्याचार हो रहा है, मैडम क्या करें। तो सर ये ऑन रिकॉर्ड है, नीलम कटारा दिल्ली से कोर्ट चल के आई और कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑफिस में आके बैठ गई कि साहब न्यायिक प्रक्रिया कोई चीज है, 6 साल डेट उसकी लगी है सुनने की, बेल की सुनवाई के लिए। आपके यहाँ हर बार डीपी यादव हड़ताल करा देता है, स्ट्राइक करा देता है। तो उन्होंने मेरा स्ट्राइक उस दिन भी करा दी। तो जज साहब बोले नहीं, मैं स्ट्राइक के दिन ही सुनूंगा इस केस को। तो डीपी यादव ने 20-25 वकील खड़े कर दिए मेरे बेल को निरस्त करने के लिए कि कैसे बेल निरस्त हो जाए तो 2-3-4 महीने और रखा जाए, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा इसको। जज साहब इतने ऑनेस्ट, इतने बढ़िया जज साहब थे, मतलब लिबरल जज साहब थे। उनका नाम ऑर्डर शीट में मैंने पढ़ा है और जजमेंट मैंने वो ऑर्डर भी पढ़ा है अपनी बेल का। उन्होंने कहा जो व्यक्ति सुरक्षा में रहता है वो पढ़ कैसे कर सकता है। तो उन्होंने मुझे सेम डे उसी दिन सुनवाई पूरी की, स्ट्राइक के दिन, और कहा अजय कटारा को तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए, रिहाई किया जाए। और साथ में दोनों पुलिस सुरक्षाकर्मी। मेरी बेल हो गई। मुझे शाम को जेलर साहब ने कहा तुम्हारी बेल हो गई है, कल सुबह तुम छूट जाओगे। तो रात को मैंने जो जेल के मेरे कपड़े थे जो मैं घर से लेके गया था वो मैंने पैक कर लिए, सुबह छूटना है। तो सुबह 12 बजे तक देखा कोई परवाना नहीं आया मेरा। शाम को मैंने पूछा जेलर साहब क्या परवाना आया, क्या नहीं आया। अगले दिन फिर पूछा, मैं कहा मेरा भाई आया कि नहीं आया, मैं परवाना आया नहीं आया। मेरा अब क्या बात है, भाई बेल हो चुकी है, मेरे सिपाही छूट चुके थे शाम को। चले अजय जी, जब आप जेल से छूटकर वापस घर आए, उसके बावजूद आपको परेशान करने की कोशिश की गई? सर जब मैं छूट के बाहर आया जेल से बाहर 47 दिन बाद, मैं सीधा बजरंगबली के मंदिर गया और बजरंगबली से मैंने प्रार्थना की, मैंने बजरंगबली मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस माफिया से लड़ाई लड़ सकूं। और मुझे वो शक्ति प्रदान हुई बजरंगबली से, और वो लड़ाई मैं आज तक लड़ रहा हूँ। और उसके बाद मैं सीधा एसएसपी से मिलने गया, उसी एसएसपी से। मैंने कहा साहब आप साउथ इंडियन हैं, हैदराबाद के थे वो, क्या आपको मजा आया झूठा मुकदमे में मैं जेल रहा? तो उन्होंने कहा मैं इस केस की विवेचना ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुझे सब पता लग गया है। और मुझे उन्होंने चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए। वहाँ एक आईपीएस अधिकारी बैठी हुई थी महिला, उनका नाम था हैप्पी गुप्तन, 2008 बैच की। वो सब सुन रही थी इस केस को, मैं जो अकड़ के बात कर रहा था एसएसपी से। तो एसएसपी साहब को मेरी एक बात बुरी नहीं लगी। उन्होंने देखा कि ये आदमी ने प्रताड़ना सही है जेल की, और अब ये गुस्से में बात कर रहा है, दिल से कर रहा है। तब भी उन्होंने कहा मेरी आपकी विवेचना में ट्रांसफर कर रहा हूँ। और योगेश पाठक के इंस्पेक्टर थे, उनको दी गई साहिबा थाने में। उन्होंने सब झूठ पाया और उस मुकदमे को एक्सपंज कर दिया। फिर भी मैं मानानी में नहीं गया डीपी यादव के खिलाफ, वो महिला अंजुला यादव के खिलाफ, क्योंकि महिलाओं की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है, वो किस कारण कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, ये भगवान देख रहा है।
अच्छा अजय कटारा जी, जो मैंने आपके केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन पढ़ी, तो मेरे हाथ एक ऐसा पेपर लगा, एक आपके जो पुलिस वाले आपकी सुरक्षा में रहते थे, उनका एक एफिडेविट था। उसमें ये बात सामने आई कि जो आपकी सुरक्षा में पुलिस वाले रहते थे, उन्हीं को सुपारी दी गई आपकी हत्या कराने के लिए। यानी कि उनको ये बात कही गई, उस एफिडेविट में मैंने पढ़ा कि कोई अजय कटारा का मर्डर करने आएगा और आप लोग साइड में हट जाना और उसके बाद बदमाशों को आप ही लोग मार देना। क्या ये बात सही है? ये 100% सही बात है। ये 4/1/2014 की बात है हुँ, कि एक महेंद्र यादव कांस्टेबल मेरी सुरक्षा में था, हुँ, तो उसमें 3 कांस्टेबल और थे। तो उनसे उसने कहा कि 30-35-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये चुट-पुट में ख़त्म हो जाती है। हुँ, मैं आपको अभी इमीडिएट 50-50 लाख रुपए हुँ, मंत्री जी से हुँ, दिलवा देता हूँ। हुँ, तो उन्होंने कहा, "कौन मंत्री जी?" हुँ, उन्होंने कहा, "यार समझ जाओ, हुँ, कौन मंत्री जी?" उसने फिर भी उन्होंने कहा तीनों ने कि, "कौन मंत्री जी?" हुँ, तो उन्होंने कहा, "कहीं बोलना नहीं है, डीपी यादव साहब।" हुँ, ये उसने बोला। हुँ, तो उसने क्यों? कि अजय कटारा जब घर से बाहर निकलता है, हुँ, तो 2 लड़के आएँगे मोटरसाइकिल पे, वो सबसे पहले अजय कटारा को मारेंगे और हम उनको मार देंगे। हुँ, तो सबूत भी खत्म हो जाएगा, हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा और 50-50 के लाख के अलावा 50-50 लाख रुपए इस काम होने के बाद मिलेंगे। तो वो लोग तैयार नहीं हुए 3। तो उन्होंने ये बात एसएसपी गाजियाबाद उसमें होते धर्मेंद्र यादव, हुँ, उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ के एफिडेविट दो, क्योंकि आप तो मुकर जाओगे कल को, हम मुकदमा रजिस्टर करेंगे। तो उन्होंने एफिडेविट दे दिए। उसमें एसपी आ रहे थे श्री जगदीश शर्मा साहब, उनको। उन्होंने एलआईयू से जाँच कराई। जाँच बिल्कुल सही पाई गई। हुँ, उसमें सरकार थी यादवों की 2013 में और 14 में, 14 की घटना है ये। तो वो जो सिपाही था महेंद्र यादव, वो रहने वाला था हरियाणा महेंद्र नगर का हुँ, और महेंद्रगढ़ की में ससुराल है डीपी यादव की लड़की भारती यादव की। हुँ, वो उसी परिवार से था। तो मैं इतना परेशान हो गया कि मैं सुरक्षा में भी सेंध लगा दी इन्होंने तो। हुँ, तो फिर मैं डीजीपी यूपी से मिला। उन्होंने मेरे सारे पुलिस सुरक्षाकर्मी चेंज किए और नए लगा दिए सारे और मुझे कहा कि अब आप जो है बगैर सुरक्षाकर्मी के अलावा कहीं घर से बाहर नहीं जाएँगे। हुँ, अगर घर से बाहर भी जाएँगे गेट पे तो सुरक्षाकर्मी आपके आगे होने चाहिए। तो तब से आज तक मैं बगैर सुरक्षा के मतलब गेट भी नहीं खोलता हूँ। सुरक्षा वाले बाहर होते हैं तो गेट खोलता हूँ, नहीं मैं गेट भी नहीं खोलता हूँ। हुँ। तो इतना दहशत। अच्छा अजय कटारा जी, आप ये आपने अपनी बात कही, लेकिन अगर मैं डीपी यादव की बात करूँ, तो डीपी यादव की तरफ से कोर्ट में जितनी भी बातें कही गई हैं, उसने कहा है कि अजय कटारा प्लांटेड गवाह है, हुँ। झूठा गवाह है। जी, जी। जी। सुनी आपने ये बात? बहुत सुनी है, अखबार में बहुत पढ़ी है। हाँ। कोर्ट में वो सर अनुराग सर, डीपी यादव मेरी गवाही के बाद हुँ, आप उसका केस का जजमेंट पढ़िए। हुँ, लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का। हुँ, इस इनके वकीलों ने हर जगह यही कहा है हुँ, कि वो कटारा, ये कटारा, हुँ, प्लांटेड विटनेस। कोर्ट ने भी इनसे एक ही बात पूछी है और कुछ नहीं पूछा है। क्या इस केस में 15-20 पुलिस वाले मुकर गए और सारे गवाह 40-45 गवाह जो नीतीश कटारा, भारती यादव के साथ पढ़ते हुँ, थे, हुँ, साथ हॉस्टल में रहते थे, हुँ, साथ खाते थे, साथ पीते थे, साथ यात्राएँ करते थे हुँ, और मैसेजों और मोबाइल पे दिन-रात रहते थे। वो गवाह क्यों मुकर गए? हुँ। उसका जवाब नहीं था डीपी यादव के पास, उनके वकीलों के पास। अजय कटारा जी और एक हाँ, गवाह जो खड़ा है, उसमें आपने 1000 कमियाँ निकाल दी, हुँ, जो टूटा नहीं। आप कभी उसे प्लांटेड विटनेस बोलते हो, कभी आप उसे कटारा-कटारा बोलते हो, हुँ, कभी आप बोलते हो कि वो भतीजा है, कभी बोलते हो कि वो फ्रॉड है, कभी कुछ बोलते हो और जो गवाह मुकर गए, उनके लिए आपके पास कुछ वो देवता है आपके लिए, हुँ, जो मुकर गए, वो डीपी यादव के लिए देवता है। उन गवाहों पे आज तक कोई मुकदमा डीपी यादव ने नहीं किया, ना ही नीलम कटारा ने कोई मुकदमा किया, हुँ, जो मुकर गए। मैं नहीं मुकरा, तो मुझ पर 37 केस लाद दिए गए, जिसमें 6 बलात्कार के लाद दिए गए,
बलात्कार में 4 गैंगरेप, 2 पॉक्सो, और वो क्यों ला दी गई अनुराग जी? जब ये निर्भया कांड हुआ तो उसमें क्या माहौल हुआ देश का, आपको पता भी होगा कि जो भी मुकदमा झूठा लगाया जा रहा था किसी पे, वो आदमी पुलिस उसको अंदर कर रही थी कि भाई तुम जानो, कोर्ट जाने और विक्टिम जाने। हाँ, उस समय किसी ये लड़की चल ने रहा कह था। दिया कि उसके तो साथ इसको छेड़छाड़ यही हुई सलाह दी या गई, रेप हुआ तो मुकदमा तत्काल कायम हो इसके जाता था। वकीलों ने यही सलाह दी गई कि इसमें तुम अजय कटारा को अंदर कर दो और पॉक्सो में कर दो, जिससे कि साले को फांसी हो जाएगी और आपका मसला पूरा हो जाएगा। अजय कटारा जी, आपका एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। हाँ बिल्कुल हुआ था साहब, मैं कब कह रहा हूँ नहीं स्टिंग हुआ। ऑपरेशन मैंने देखा था, जी। उसमें अगर मैं उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को देखूं तो आपकी भूमिका मुझे संदिग्ध लगती है उसमें। अरे अनुराग जी, मेरी भूमिका संदिग्ध कैसे लगती है? हाँ। माननीय अदालत ने खारिज कर दिया, माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तीनों जगह सीडी चल चुकी है। वो स्टिंग ऑपरेशन इन्होंने कै दिन पहले लगाया डीपी यादव ने? 2 दिन पहले जजमेंट से, जिसमें ये चाहता था डीपी यादव कि स्टिंग ऑपरेशन से अजय कटारा डर जाएगा और अजय कटारा की कहेगा मेरा है, मेरा नहीं है, और हम कहेंगे कि इसकी सीबीआई जांच करा लो, और जांच के नाम पर 10 साल लटक जाएगा और तब तक हम मैनेज कर लेंगे केस को। तो ये चाहता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टिंग जब अखबार में आया, मेल टुडे में छपा, तो मैंने भी पढ़ा, उधर नीलम कटारा जी ने भी पढ़ा, उनके वकीलों ने पढ़ा। तो जब मैं कोर्ट में गया तो अदालत ने कहा कि बताइए स्टिंग के बारे में। उनके वकील खड़े थे, पूरी फौज डीपी यादव की। तो मैंने जज साहब को एफिडेविट दिया। मैं कहा जज साहब, स्टिंग ऑपरेशन मेरा इन्होंने मुझसे धमका के और हथियार के बल पे बनाया है। और वो कैसे बनाया सर? अनुराग सर जी। मेरे सामने कैमरा लगा दिया गोपनीय, और मुझसे ऐसे ऐसे बात पूछे जो मैं नहीं बोलना चाह रहा था, जबरदस्ती इन्होंने बुलवाया। आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हथौड़े की बात बोलनी है, ये बोलनी है। और इन्होंने कहा डीपी यादव जो है 2 लाख करोड़ का आदमी है, आप तो भूखे नंगे हो, आप पे तो कुछ भी नहीं है, आप लड़ाई कैसे लड़ोगे? तो इन्होंने मुझे कहा कि आप बोलना मेरे 180 करोड़ रिजर्व बैंक में पड़े हैं। तो जो इन्होंने बोला मैं बोलता गया स्टिंग ऑपरेशन में। तो मुझे थोड़ी बात स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, मैं तो सोच रहा वैसे ही बात कर रहे हैं। तो वही सीडी इन्होंने स्क्रिप्ट बना के वो लैपटॉप पर चलाई कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा इसमें गाली भर रही है, कुछ नहीं है, और स्टिंग खारिज। सेम डे हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट में वो खारिज हो गया। जज साहब ने उसी दिन शाम को जजमेंट सुना दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट भी गए स्टिंग ऑपरेशन को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया स्टिंग ऑपरेशन। तो कहाँ सच है वो? अच्छा, अभी मैं एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रहा था। जी सर। तो उसमें मैंने डीपी यादव की कुछ खौफ के किस्से सुने। जी सर। आपने कहा कि भाई जब वो थाने में उसकी गाड़ी घुसती थी तो पुलिस वाले छिप जाते थे, क्या था, क्या है ये फैक्ट? सर ये गवाही के बाद मुझे यहाँ के लोगों ने, जब डीपी यादव मेरी पल पल की खबर निकालता है, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, कहाँ उठता हूँ, दिन रात डीपी यादव मेरी आज भी देखी करता है। तो मैंने भी डीपी यादव की हिस्ट्री जानना चाहिए कि डीपी यादव बाहुबली कितना बड़ा है। तो डीपी यादव का मुझे भी पता लगा कि डीपी यादव कितना बड़ा बाहुबली है। तो अगर डीपी यादव की ताकत मुझे नहीं पता होगी कि कितनी बड़ी ताकत है, तो मैं उससे लड़ाई कैसे लड़ूंगा? तो मेरे लिए जानना बेहद जरूरी था कि डीपी यादव की मुझे पूरी पावर पता होनी चाहिए कि डीपी यादव कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन राजनेता है, कौन कौन लोग इसके गैंग में रहते हैं। तो उनसे मुझे सावधान रहना है। कभी ऐसा ना हो कहीं वो मेरे से ही दोस्ती कर बैठे हो, मैं उनसे कर लूँ और पता लगे डीपी यादव के आदमी है, बाद में मेरी गर्दन काट दें। तो सर एक इंस्पेक्टर साहब मिले, उन्होंने मुझे बताया कि डीपी यादव का और डीपी यादव लड़के का इतना खौफ था, मैं दोनों को बताऊंगा बारी बारी, कि जब डीपी यादव किसी थाने में जाता था तो वहाँ का एसएचओ डीपी यादव का नाम सुन के अपने ऑफिस के बाथरूम में छिप जाता था और बोलता था संतरी से, बोलता डीपी यादव जी को बता दो कि एसएचओ साहब थाने में मौजूद नहीं है और रात को आएंगे, ये नहीं अभी आएंगे, रात को आएंगे। ये खौफ था। एक बुलंदशहर का किस्सा भी था। एक एसएसपी थे शैलजाकांत मिश्र जी। जी सर। उनको कुछ थप्पड़ मारने की बात आई थी, वो क्या घटना थी? सर जो मैंने पेपरों में और हिस्ट्री में पढ़ा है कि ये 89-90 के दशक की बात है, सन की। वो एसएसपी थे बुलंदशहर,
तो 26 जनवरी या 15 अगस्त, मुझे क्लियर नहीं पता, 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो डीपी यादव मिनिस्टर था। तो ये बगैर बुलाए झंडा रोहन के लिए चला गया कि झंडा मैं फहराऊंगा। पुलिस अधिकारी जो होते हैं आईपीएस, उनको पता होता है कि हमारे क्षेत्र का मंत्री या नेता क्रिमिनल टाइप कौन है, तो उनको पता था कि डीपी यादव क्रिमिनल मिनिस्टर बन गया। तो उन्होंने कहा मैं झंडे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा तेरे को, फहराने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने सुना है ये बात कि इसने उनके साथ अभद्रता की थी, थप्पड़ मारा था या नहीं मारा था ये तो मुझे नहीं पता है, अभद्रता की थी, तो उन्होंने इसको खदेड़ दिया था वहां से। तो डीपी यादव ने ये कुकृत्य किया था, ये बात बिल्कुल राइट है। उसके बाद वो 91 में एसएसपी गाजियाबाद बन गए, और माननीय श्री कल्याण सिंह जी, जिनके बारे में पूरा देश जानता है कि कितने महान नेता थे और निर्भीक नेता थे, और ऐसे मुख्यमंत्री मैं तो कहता हूँ हर प्रदेश में हों। वो आ गए, उनकी पोस्टिंग गाजियाबाद हो गई, तो उन्होंने डीपी यादव की सारी कुंडली खंगाल दी, और डीपी यादव को शरण लेनी पड़ी बिहार में। बिहार में इसके कुछ मिलने वाले नेता थे, तो वहां से खदेड़ के लाए इसको बिहार से, और वहीं से पीटते हुए लाए इसको। अच्छा, किसी ने आपको ये भी कहा था कि डीपी यादव तो 1 लाख करोड़ का आदमी है, आपके पास तो उतने पैसे भी नहीं है, कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे आप? सर बिल्कुल राइट बात कह रहे हैं। कुछ लोग मेरे घर आते थे तो मुझे कहते थे डीपी यादव 1 लाख करोड़ के आदमी है, 500 हत्याएं कर चुके हैं। तो मैंने, भाई तुम मुझे इनडायरेक्ट में धमकी क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों डरा रहे हो, मुझे क्यों बोलो ये बात। मैं बोलता था उनको, अरे भाई साहब हम तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए समझा रहे हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ वो डरावनी बात मुझे मत समझाओ, मुझे आप डरा रहे हो यार। ये ऐसे बहुत लोग आए कि डीपी यादव पर्दे के सामने नहीं रहेगा, कैमरे में बैठ जाएगा पार्लियामेंट में, और आपके घर का सफाया हो जाएगा, आपके माता पिता को मार डालेगा, आपके भाइयों को मार डालेगा, और आपको कुचलवा के मरवा देगा, ट्रक से कुचलवा देगा। डीपी यादव किसी भी हद तक जा सकता है। डीपी यादव ने बहुत लोगों की हत्याएं कर दी। महेंद्र भाटी विधायक थे, बहुत बड़े नेता थे, उनको नहीं छोड़ा। तो आपकी तो औकात क्या है? आपने अपने खौफ की कई कहानियां बताई, आप पैसे के सामने सरेंडर नहीं किया, दबंगई किया कि नहीं झुके आपने, और उसके बावजूद आप तटस्थ रहे और गवाही दी आपने। अभी कुछ दिन पहले भी आपके खिलाफ कोई साजिश हुई थी, आपको एक झूठे रेप के मुकदमे में फंसाया गया, जिसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा फैसला लिया। क्या है पूरी कहानी? वीडियो के अंत में अब हम जा रहे हैं, शो के अंत में। आप बताइए क्या मामला था पूरा वो कहानी अनुराग जी ऐसी थी कि अगर किसी और व्यक्ति के साथ घटित हो जाए तो या तो वो आत्महत्या कर लेगा 1,00,000%, या फिर वो जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। वो कहानी ये थी कि 2013 में डीपी यादव ने मेरे पे 4 मुकदमे रेप के लगाए निर्भया कांड के बाद। उसमें से एक मुकदमा ये है, वो तीनों मुकदमे एक्सपंज कर दिए पुलिस ने, क्योंकि झूठे पाए गए थे, और ये मुकदमा भी एक्सपंज कर दिया था। तो ये लड़की और ये लड़का जो इस केस में है, ये लड़की रहती थी सैसवान में, ये एक व्यक्ति के साथ भाग गई। इस लड़की की उम्र थी उसमें 11 साल 8 महीने। तो जो लड़का भगा के ले गया इसको, वो ले गया सैसवान से बरेली। तो लड़की के फादर ने सैसवान थाने में मुकदमा दर्ज किया कि मेरी लड़की को फलाना नाम का व्यक्ति, सुखपाल यादव नाम का व्यक्ति भगा के ले गया है। पुलिस ने 363, 366 अपहरण भगाने का मुकदमा दर्ज कर दिया और इनकी तलाश करी। तो ये लड़का लड़की दोनों पुलिस ने पकड़ लिए। लड़का पकड़ा, लड़की पकड़ ली, थाने में रही, और लड़के को पुलिस नहीं पकड़ पाई क्योंकि लड़का डीपी यादव के पास था। तो डीपी यादव ने कहा, 13 में डीपी यादव सैसवान में था, कि तुमको हम बचा देंगे दोनों को, तुम अपने बयानों में कोर्ट में जैसे मैं बोलूं वैसे ले दो, और अपने वकीलों को ग्रुप लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी। उनसे कहा गया कि हम भागकर बरेली नहीं गए, हम गाजियाबाद गए,
और वहाँ रात को अजय कटारा में खड़ा मिल गया, क्योंकि 6:30 बजे सैसवान से भागे तो 5-6 घंटे, बस 7 घंटे का रास्ता है, तो रात को तो पहुँचेंगे गाज़ियाबाद। तो वहाँ अजय कटारा मिल गया, तो मेरी गाड़ी का नंबर भी बता दिया उनको और कलर भी बता दिया। तो नंबर तो कहीं आया नहीं है, कलर आया कि वाइट कलर की स्कॉर्पियो। तो ये कहानी उनको बना ली। तो उन्होंने बयान दिलवा दिया कि अजय कटारा हमें मिले, अपने घर ले गए, और अजय कटारा का मैं लोगों का भला करता हूँ और मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बैठ गई और सुखपाल को नीचे उतार दिया गाड़ी से, और घर में मेरे साथ 8 दिन रखा और मेरे साथ गलत काम करते रहे। ये बयान देके मुझे मुजरिम बना दिया। तो ये पुलिस ने नाम खुलवा के और मेरे खिलाफ 2018 में चार्जशीट लगा दी। मुझे 19 में पता लगा जब NBW आया वहां से। और NBW किस किस का है? मेरा, SSP गाजियाबाद सुधीर कुमार साहब का, और SSP बदायूं का, 3 का NBW आया। और 2 लोग और डाल दिए, उनका भी एड्रेस मेरे घर का लिख दिया। वो मतलब फर्जी लोग लिख दिए नाम, उस नाम के कोई व्यक्ति था ही नहीं, ना मैं किसी को जानता। जोगिंदर ऐसे करके नाम लिख दिए, जिससे गैंगरेप बन जाए, फांसी हो जाए। एक तरफ तो पॉक्सो हो गया, एक तरफ गैंगरेप हो गया, ठीक है, फांसी हो जाए इसको। तो साहब मैं फिर हाईकोर्ट गया इलाहाबाद में मैंने अपना पक्ष रखा। तो वहाँ DP यादव ने अपने वकील खड़े कर दिए। मेरा केस था स्टेट वर्सेस भगवान सिंह। भगवान सिंह को पता ही नहीं था कि मेरी लड़की ने एक और किसी आदमी को फंसाने का नाम ले दिया है। तो उसको जो नोटिस आया भगवान सिंह को, वो DP यादव ने बदायूं से कैच कर लिया अपने पास। भगवान सिंह तक वो भी खबर नहीं गई। तो वहां भी DP यादव वकील खड़े थे। तो खूब शोर मचाया है उनके वकीलों ने, बहुत बड़े बड़े वकील, उनका मैं नाम भी ले सकता हूं क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है ऑर्डर। उनका नाम था अनूप त्रिवेदी, बहुत बड़े लॉयर हैं वहाँ के, संतोष कुमार यादव, आलोक कुमार यादव, करण सिंह यादव, मतलब टोटल गैंग खड़ा हुआ था यादवों का। तो मैंने अपने वकील साहब से कहा, मेरे वकील साहब से श्री विमलेंदु त्रिपाठी, मैंने कहा सर ये DP यादव के एडवोकेट खड़े हैं, ये भगवान सिंह के नहीं लग रहे मुझे। तो उन्होंने कहा ये कैसे हम साबित करें भगवान सिंह के नहीं है, क्योंकि वकालतनामा भगवान सिंह का इन्होंने लगा रखा है, वो वकालतनामा ही फर्जी था। अब पता लगा है भगवान सिंह का वकालतनामा वो भी नहीं था। तो आखिर क्या हुआ कि मेरे कोर्ट में मेरे वकीलों के ऊपर बहुत प्रेशर किया इन्होंने। आखिर में जैसा आप समझ गए कि ये स्टार विटनेस है, और इस पर ये उस समय 24 मुकदमे कर चुके थे 19 तक मेरे ऊपर, बाद में 13 और करे। तो मुकदमा वो एक्सपंज हो गया फिर? सब एक्सपंज खारिज, मैं सब मुकदमे की लिस्ट तो लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या आदेश दे रखा है इस मामले में? पूरी बात हो जाए सर। तो सर उसमें हुआ अनुराग जी, मुझे एक बार को लगा कि अगर स्टे नहीं हुआ तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, पर लेकिन ऊपर वाली कृपा से और माननीय न्यायाधीश साहब की समझ में आ गया कि ये तो बिल्कुल ही फेक मामला है, और मुझे जाते ही स्टे दे दिया गिरफ्तारी पे तुरंत। स्टे हो गया तो मुझे राहत मिली। स्टे के बाद कहा मैं जजमेंट करूंगा, इसमें स्टे नहीं रखूंगा, आप काउंटर एफिडेविट दाखिल करिए। तो इनके वकील तुरंत बोलते हैं हम काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं करेंगे। तो मैं उन्होंने कहा जजमेंट पे लगा रहा हूं, फिर मैं क्या लगा दीजिए। 1 महीने बाद जजमेंट आ गया, वो चार्जशीट क्वैश। अब 5 साल के बाद एक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जो कि 90 दिन की अपील का समय होता है, 90 डेज का, बस इससे अधिक नहीं होता। 90 डेज के बाद तो वो अपील स्वीकार ही नहीं होती। ठीक है। तो 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील स्वीकार हो गई। मुझे नोटिस आ गया, तो मैं तो हिल गया कि 5 साल के बाद नोटिस आ रहा है। मैंने वहां दिल्ली में अपने वकील साहब के पास गया उस नोटिस को लेके, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम इसका जवाब बनाते हैं। जैसे इलाहाबाद में न्याय मिला है आपको, वैसे यहाँ मिलेगा, और ये तो बहुत बड़ा कोर्ट है, यहाँ तो आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे हिम्मत थोड़ी मेरी बनी,
मैंने साहब फाइल कर दिया अपना काउंटर एफिडेविट। एक नोटिस कोर्ट से भगवान सिंह को ही पहुंच गया। तो कोर्ट ने कहा कंप्लेंट जो होता है उससे तो नोटिस जाता नहीं है, ये भगवान सिंह के पास नोटिस कैसे पहुंच गया? क्योंकि मैं हर डेट पे सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। तो वो था स्टेट वर्सेस यूपी और अजय कटारा, 2 लोग थे। तो मेरा नोटिस मुझे मिल गया, मैं जवाब दाखिल कर दिया। जो भगवान सिंह को नोटिस मिला वो डीजीपी यूपी को गया, डीजी यूपी ने कर दिया बदायूं एसएसपी को। अब पुराना केस था 13 का, तो एसएसपी मैंने थाने भेज दिया। वो थाने वालों को कुछ आता जाता नहीं था, उन्होंने भगवान सिंह को भेज दिया कि तुमने कोई एसएलपी दाखिल करी है कोर्ट में, तो इसका जवाब फाइल करो। तो भगवान सिंह ने देखा कि मैं तो कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई एसएलपी दाखिल नहीं करी है, ना मैंने हाई कोर्ट में करी है। तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गया, उसने वहाँ रजिस्ट्रार जनरल साहब को एफिडेविट दे दिया कि मैं तो भगवान सिंह असली हूँ और मैंने कोई एसएलपी मतलब फाइल नहीं करी है। मतलब जिस लड़की के रेप का ऊपर आपके ऊपर आरोप लगा था, एसएलपी दाखिल की गई उसका फर्जी पिता बनाकर। जी सर। और जबकि असली पिता आपके असली साथ पिता था। कोर्ट में आ गया, तो कोर्ट बहुत नाराज हुई कि हाई कोर्ट में फर्जीवाड़ा, सुप्रीम कोर्ट में फर्जीवाड़ा और एक हाई प्रोफाइल विटनेस के खिलाफ। तो वहां मैंने सारा पक्ष अपना रख दिया कि लॉर्डशिप मुझ पर 37 केस फर्जी कर चुके हैं, 6 रेप के कर चुके हैं। तो वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो पूरा केस मेरा पढ़ा, रीड कर लिया और इनका भी रीड कर लिया। तो इनके वकील साहब से पूछा, हु इज भगवान सिंह, तुम कौन से भगवान सिंह के एडवोकेट हो? तो इनके होश उड़ गए, डीपी यादव गैंग के। और यही सब एडवोकेट विकास यादव के एडवोकेट ऑलरेडी रह चुके हैं। जून के महीने में एक एसएलपी डाली इन्होंने विकास की बेल के लिए, पैरोल के लिए। वो एसएलपी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उसमें मैं पार्टी था, नीलम कटारा पार्टी थे। क्योंकि वो खारिज हो गई तो मुझे नोटिस आया नहीं। तो मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े लॉयर, उसमें आधे से ज्यादा यादव हैं, कोई लिंक जरूर होगा विकास यादव और डीपी यादव का इस केस में, रिंकी के साथ। तो मैंने नेट पे सर्च करने लगा मैं कि विकास यादव वर्सेस स्टेट यूपी। तो जैसे ही मैंने डाला उसमें, तो वो ऑर्डर निकले आया खारिज वाला। तो उसमें यही सेम एडवोकेट थे जो रिंकी के एडवोकेट थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसके बाद फिर? सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत सीरियस लिया है, इतना सीरियस लिया है कि वो पूरे देश में न्यूज बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट में फेक एसएलपी दाखिल हो सकती है। वो जस्टिस, दोनों जस्टिस, मैं उसमें 9-10 डेट लगी, 9-10 डेट पे भी गया हूँ कोर्ट के अंदर। सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है सर? सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर हुए हैं, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और मेरे बयान भी हो गए हैं सीबीआई में अभी 1 हफ्ता पहले। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी हिम्मत कितनी है कि सुप्रीम कोर्ट से भी डीपी यादव नहीं डरता। वहां भी फेक एसएलपी, फेक भगवान सिंह, वकीलों का एक पूरा जमघट। मैं वकीलों की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि जो जज साहब बनते हैं वो वकीलों से ही बनते हैं। तो बताइए साहब मैं कहां जाऊं? पर लेकिन मेरे जो आंसू अब पोंछे गए हैं 22 साल के अंदर, वो सर्वोच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने पूछ दिए हैं। अब मुझे हिम्मत आ गई है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर झूठा केस जाता है तो वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। क्योंकि सर मेरी समझ में अब आया है कि सुप्रीम कोर्ट में 30-35 जज होते हैं और हमारे देश की आबादी कितनी है? 140-45 करोड़। और वहाँ 30-35 जज न्याय करते हैं पूरे 140 करोड़ जनता का। और हमारे पार्लियामेंट में कितने मेंबर बैठे हैं? 525। और विधानसभा में कितने एमएलए बैठे हुए पूरे देश में? 8-10 हजार। और जज सुप्रीम कोर्ट में 30-35। तो कौन बड़ा है? वो बड़े हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड, क्रीम, देश की क्रीम बैठी है वो एफआईआर पढ़ के वकील साहब की बात सुन के सच निकाल लेते हैं, सच क्या है। तो मुझे ये महसूस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट तो वास्तव में भगवान है, ईश्वर है।
उससे बड़ा ईश्वर नहीं है। हम ईश्वर ढूंढ रहे हैं, अरे ईश्वर सुप्रीम कोर्ट ही ईश्वर है, हाई कोर्ट ही ईश्वर है मेरी नज़र में। अगर ये ना हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ना हो, तो नीचे तो ये माफिया लोग किसी को भी झूठी सजा करा देते हैं, झूठा फंसा देते हैं, क्योंकि वो नीचे जो न्यायालयों में जज होते हैं वो परिपक्व नहीं होते, मतलब नए नए जज होते हैं, नई नई लॉ पढ़ी होती है, नए नए जज बने होते हैं। पर लेकिन ये तो विद्वान होते हैं एज में और कानून बनाने वाले होते हैं, तो वो सच और झूठ सब जानते हैं, क्या सच क्या गलत। तो मुझे सर, मैं न्यायालय को बार बार प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने देश के लोगों के लिए एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश की न्यायपालिका से बढ़िया न्यायपालिका किसी भी कंट्री की नहीं मुझे महसूस होती, ना होती है। अपने देश की न्यायपालिका पर मुझे बहुत गर्व है। और देखिए, नीतीश कटारा केस में भी न्याय मिला। एक तरफ नीलम कटारा एक टीचर, एक तरफ बाहुबली, और मेरे केस में मुझे न्याय, हर केस में न्याय मिला। झूठे मुकदमों कटारा में जी, वैसे जो आपका केस पूरा मैंने सुना और जो दर्शकों ने सुना, आपके इस पूरी कहानी में रोमांच भी है, डर भी है, प्रताड़ना भी है, और कहीं ना कहीं एक सीख भी है कि दूसरों के लिए आदमी अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। कटारा जी, सर, मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताने के लिए। और दोस्तों, जिसने भी अजय कटारे की ये कहानी सुनी, अजय कटारा उन लोगों के लिए सीख है, क्योंकि जो लोग भी न्याय पाने की चाह में किसी व्यक्ति को गवाह बनाते हैं, तो ये गवाह की जिम्मेदारी हो जाती है कि सही बात न्यायालय में रखना और अपनी बात पर अड़िग रहना। क्योंकि अगर गवाह डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे न्याय मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। हाँ, यह बात जरूर है कि सच को सामने रखने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बहुत सारे पैसों का ऑफर आपके पास आ सकता है, लेकिन एक कहावत है कि जीत हमेशा सच की होती है, और अजय कटारा ने ये साबित करके दिखाया। ये जेल में भी रहा दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, इसने पैसों का ऑफर भी ठुकराया, जान की बाजी भी इस व्यक्ति ने लगाई, लेकिन आज भी ये अपनी बात पर पूरी तरह से तटस्थ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कटारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अनुराग जी, आपका बहुत बड़प्पन है। पर लेकिन आप भी अपनी सुरक्षा बढ़ा लेना, कभी डीपी यादव आपको भी कहीं जो है इस न्यूज को देख के कहीं आपसे रंजिश न मानने लगे। ठीक है कटारा जी, जी, धन्यवाद। नमस्कार।